नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बेहतरीन सेशन में। मेरा नाम रीमा थिंद है और आज मैं बात करूंगी उस शख्स की जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। लेकिन इस सेशन को शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। एक कहानी जो बिल्कुल सच है। 19/12/1979 में एक शख्स का जन्म हुआ। बहुत ही चंचल, बहुत ही फुर्तीला और गांव की मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ। जैसे जैसे बड़ा होता गया, गाजियाबाद में उसके चर्चे खूब फैलने लगे। और आज गाजियाबाद में क्या पूरे हिंदुस्तान उनके नाम को जानता है और उनका डंका बजता है। तो बात उन दिनों की है जब उन्होंने अपने चरम पर, अपनी युवावस्था में कदम रखा और अन्ना हजारी जो एक बहुत ही पूरे हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार के खिलाफ जिन्होंने कदम रखा और पूरा युवा उनके साथ हो चुका। उस समय अमर चौधरी ने भी उनके साथ कदम से कदम मिलाने की सोची और सिर्फ सोचा ही नहीं, वो अनशन पर भी बैठ गए कि अगर मुझे इनके साथ जुड़ना है तो मुझे भी अपना कदम मिलाना पड़ेगा और एक मिसाल के तौर पर अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को जीवंत करना होगा भारत भूमि के लिए। उनकी गांव की टूटी हुई सड़क को देखकर जो मन में व्यथा उठी, उन्होंने सोचा मैं मर जाऊंगा, मैं जुट जाऊंगा, मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा, लेकिन मेरे बच्चों को, मेरे गांव के बच्चों को स्कूल जाने में, मेरे बुजुर्गों को चिकित्सा की कोई सुविधा अगर वो नहीं मिल पाती तो धिक्कार है मेरे करने पर, धिक्कार है मेरे जीवन पर। और उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अनशन पर बैठ के अपने गांव की सड़क बनवाई और उसे पास करवाया, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है। आज भी एक एक बच्चा, युवा, बुजुर्ग उनकी उस कुर्बानी को याद करता है। अमर चौधरी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। ट्रेनिंग इंडस्ट्री में उनका बहुत बड़ा नाम है। उनके बच्चे की का जन्म जब हुआ, जिस दिन हुआ, उस दिन ही वो अन्ना हजारे की के साथ जुड़ने के लिए पद यात्रा में अपना कदम बढ़ा। Rima ma'am, please unmute yourself. Rima, please unmute yourself here. अन्ना हजारे के साथ जुड़ने के लिए उन्होंने 23 अगस्त 2011 को अपने जन्मे, उसी दिन जन्मे नवजात बेटे की खुशी को हाथ में लिया और देश के लिए पदयात्रा पर निकल गए। अपने गांव से सीधा दिल्ली तक। उनके बारे में मैं क्या कहूं, शब्दों की कमी है। अपने आप को मोटिवेशनल नहीं, मोटिव एक्शनल, इंडिया नंबर 1 मोटिव एक्शनल स्पीकर कहने वाले कहीं ऐसे ही नहीं बन जाते। उनकी कुर्बानियों को देश याद रखता है। मोटिवेशन देना, लोगों को जागरूक करना एक अलग बात है, लेकिन उसके लिए कदम उठाना और उसके लिए अपनी जिंदगी को भी कुर्बान कर देना, अपनी जिंदगी को झोंकना, वो एक अलग बात है। तो देश के पहले मोटिव एक्शनल स्पीकर, ट्रेनर का हम स्वागत करते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अमर चौधरी जी के बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, चाहे वो बोल इंडिया बोल हो, चाहे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में वो लीडरशिप दिल से प्रोग्राम देते हो,
चाहे वो सेल्स में सेलिब्रिटी, आप उन्हें सुनेंगे और जानेंगे क्या कमाल के वक्ता हैं और किस तरह शब्दों से खेलते हैं। अगर मैं बात कहूं मल्टीफ्लाई, जी हाँ आपने सही सुना, मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीफ्लाई। मल्टीफ्लाई योर ट्रेनिंग स्टाइल। हर कोई चाहता है कि मुझे दुनिया जाने, लेकिन अमर सर कहते हैं लेट द पीपल बिकम योर फैन। आप उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करेंगे तो लोग आपकी दीवानी हो जाएगी। यही उनकी चाहत है और यही उनकी कामना है। उनका जो स्टाइल है वो बिल्कुल अनोखा है। उनकी भाषा में मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती है। तो आइए अमर जी का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं जी। बहुत बहुत आभार रीमा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं मैं आपका। आदरणीय मनीष सर को प्रणाम करता हूं, दिवाकर सर को चरण स्पर्श करता हूं और तमाम सुनने वालों को, तमाम साथियों को बहुत बहुत आभार, बहुत 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 धन्यवाद। रीमा मैम, सच्चाई तो यह है कि अगर मुझे 1% भी आइडिया होता कि आप मेरा इतना विस्तार दीर्घ उत्तरीय इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, तो मैं इतना शानदार इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, तो मैं अपनी वाइफ को भी ज्वाइन कराता इस ऑनलाइन प्रोग्राम में, उसे भी पता चले कि बाहर मेरी कितनी इज्जत है। तो ये मैं एक मौका चूक गया हूँ, अगली बार से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। और मनीष सर, एक बात तो मुझे आज समझ में आई है कि लुधियाना हो, कानपुर, इंदौर या भिंड, कोई भी शहर नहीं जैसा मेरा पिंड। और आज मुझे इस बात का एहसास हुआ है, इंट्रोडक्शन देने वाला हो तो ऐसा हो जैसा मैम रीमा थिंड। आपकी तैयारी और आपने जो इंट्रोडक्शन दिया, इतना तो ऐसा इंट्रोडक्शन तो मैंने नहीं दिया अपना कभी। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार पुनः तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, ये मैं सुनने वालों को आभार व्यक्त क्यों कर रहा हूँ उसका एक कारण बता दूं, फिर मैं अपनी बातचीत शुरू करूंगा। किसी भी वक्ता को, अच्छा मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ। मेरी आवाज क्लियर है? गुड इवनिंग पायल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम साथियों का, खुशबू मैम, शिल्पी मैम, फरीदा मैम, धनश्री मैम, लक्ष्मी मैम, धनश्री जी, मैं तमाम साथियों का, सिद्धार्थ जी, नौमिया जी, तमाम साथियों का बहुत बहुत आभार भी करता हूँ, शुक्रिया भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। अच्छा, मैं सुनने वालों का आभार क्यों व्यक्त करता हूँ, उसके दो कारण बता देता हूँ मैं आपको। सबसे बड़ा कारण, मैं एक वीडियो भेजता हूँ आपको अनुपमा मैम, उस वीडियो में एक मंच पर वक्ता खड़े हैं और बहुत शानदार बोल रहे हैं, और सामने 10-12 लाख, 1,50,000, 10-20 हजार लोग बैठे हुए हैं, और वो वक्ता बहुत शानदार बोल रहे हैं। अब आप क्या कहेंगे? अरे यार कमाल के वक्ता है, हरप्रीत जी क्या बोलेंगे, अरे क्या शानदार बोल रहे हैं, तो वेल डन ओली शर्मा मैम, कमाल है, ये है वो है। मैं 1 सेकंड के अंदर इस वक्ता को पागल घोषित कर सकता हूं, सिर्फ 1 सेकंड के अंदर। मैं दोबारा आपको, ओमाना जी, मैं दोबारा आपको वो वीडियो भेजता हूं, सेम वीडियो, और अब की बार सेम वक्ता मंच पर बोल रहे हैं, सेम बोल रहे हैं, सेम कंटेंट है, सेम स्टाइल है, सेम सब कुछ है, पर उनके सामने कोई बैठा नहीं है, मैदान खाली है, कोई सुनने वाला नहीं है। अब आप उस वीडियो को देखकर ये बोलेंगे क्या शानदार कंटेंट है, क्या कमाल का बोल रहे हैं, आप बोलेंगे ये पागल है ये आदमी, सामने तो कोई है ही नहीं, बोले क्यों जा रहा है। मेरा मानना यह है, किसी भी वक्ता को पागल से लेजेंड बनाने में, किसी भी वक्ता को पागल से कामयाब बनाने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो सुनने वालों का है। अगर वहां सुनने वाले मौजूद ना हो तो सेम कंटेंट रहेगा, सेम स्टाइल रहेगी, सेम उसकी बॉडी लैंग्वेज रहेगी, सेम एनर्जी रहेगी, पर लोग कहेंगे यार बोल रहा है, पागल है, बेवकूफ है क्या। तो इसलिए मैं आप तमाम सुनने वालों को प्रणाम करता हूं, और मेरी नजर में सुनने वाला बोलने वाले से बड़ा होता है, और सिद्ध करके बताता हूं मैं आपको। मैं तो इवन जब अपने ऑनलाइन सेशन शुरू करता हूं, ऑफलाइन सेशन शुरू करता हूं मनीष सर, तो मैं बोलता हूं इस सेमिनार हॉल में, इस ट्रेनिंग में भावना मैम मौजूद सभी भगवानों को मैं प्रणाम करता हूं। तो भावना मैम, लोग मुझसे, गीतांजलि मैम, लक्ष्मी मैम, लोग बोलते हैं सर आप हमें भगवान क्यों बोल रहे हैं फरीदा मैम। तो मैं बोलता हूं कभी आप, सारिका जी, अनिल शर्मा जी, कभी आप मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा गए हो तो सामने भगवान होते हैं, इधर हम होते हैं, बताइए दोनों में से बोलता कौन है और सुनता कौन है? मुबाशिरा जी, पुष्पा जी, दोनों में से, सामने भगवान है, इधर हम है, दोनों में से बोलता कौन है और सुनता कौन है? बिल्कुल सही, हम बोलते हैं, हम बोलते हैं, हम बोलते हैं और भगवान सुनते हैं। सुनते हैं, यानी सुनने वाला कौन? भगवान। भगवान। अगले 1 घंटे सुनेगा कौन? आप लोग। तो आप लोग कौन हुए? भगवान। भगवान मैं तो आपका भक्त हूं। अब देखना यह है कि आप लोकल भगवान है या ब्रांडेड भगवान है, आप सुनते कैसा है। सारा खेल इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है सुनना।
इस समाज की, कशिश शर्मा जी, इस समाज की, इस दुनिया की, कॉरपोरेट की या दुनिया की किसी भी जगह चले जाइए, इस समय की जो सबसे बड़ी समस्या है वो बोलना नहीं है, वो है सुनना। अच्छा बताइए, टीचर को आजकल बच्चों से क्या शिकायत है? बोलते नहीं है, सुनते नहीं। सुनते नहीं आज के बच्चे। औलाद, माँ बाप को औलाद से क्या शिकायत है? बोलते नहीं है, सुनते नहीं। सुनते नहीं। अच्छा बताइए, सीनियर को जूनियर से क्या शिकायत है? मैं अभी पुलिस डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग ही लेकर आ रहा हूं दिन में। सीनियर को जूनियर से क्या शिकायत है? बोलते नहीं है, सुनते नहीं। सुनते नहीं, पलट कर बताइएगा। जूनियर को सीनियर से क्या शिकायत है? बोलते नहीं है, सुनते नहीं। एक्चुअली इस दुनिया में कोई किसी की सुन ही नहीं रहा। दिवाकर सर, मैं अभी एक सेशन में बोल रहा था कि इस दुनिया में हर घर में, हर 1.5वें घर में एक की नॉट स्पीकर है। मैं भी एक की नॉट स्पीकर हूं। हर दूसरे घर में एक की नॉट स्पीकर है, जबकि इस समाज को की नॉट लिसनर्स की जरूरत है। सब बोलने में लगे हुए हैं, कोई किसी की सुन ही नहीं रहा। मेरे एक मित्र हैं किरण मिश्रा जी, एक दिन मुझसे बोले, हमारे भाई उस दिन पापा जी की बात सुन लेते ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने पूछा क्या कह रहे थे पापा जी? बोले सुनी कहाँ, हम सुनी कहाँ रहे हैं। इस दुनिया में चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे परिवार हो, चाहे हम में से तो 90% शशि मैम पेरेंटिंग में हैं। मैं आपको 90% पति पत्नी के रिश्तों की समस्याओं का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। 90% नीलम में मैं कॉर्पोरेट की समस्याओं का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आप हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक दूसरे को क्या करना है। वन ऑफ माई फेवरेट शेर, कि अगर वो पूछ लें हमसे तुम्हें किस बात का गम है, अगर वो पूछ लें हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ लें हमसे, क्या गम ही किस बात है। बात का है। मनीष सर, मैं प्रणाम करता हूँ सर। कनिका मैम, कोई सुनने को किसी को, सलीना मैम, गीतांजलि मैम, लक्ष्मी मैम, फरीदा मैम, कोई, शिल्पी भट्ट मैम, सौम्या मैम, सुनने को, भाविक गोस्वामी सर, कोई किसी को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इवन मैं तो ये कहता हूँ सर, पावर ऑफ लिसनिंग पे मनीष सर मैं ये कहता हूँ कि बताइए, जब बच्चा पैदा होता है तो बोलना पहले सीखता है या सुनना? नौमिया जी, सिद्धार्थ जी, बोलना पहले सीखता है सुनना बच्चा? सुनना। सुनना। कुछ भारद्वाज भाई, अच्छा बोलना कितने दिनों में सीखता है बच्चा? साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, 6 महीने में, करिश्मा मैम 1 साल से 2 साल के बीच साल में, में। प्रियंका मैम साल में, 6 महीने में, 1.5 साल में। और सुनना मनवीर सर, एक मनवीर मैम, सुनना कितनों में सीख जाता है बच्चा? वो गर्भ में भी सुन ही रहा होता है। शुरू से पैदा होते ही। वो मैंने पता है मैम इससे क्या सबक सीखा, कि भगवान भी जानते हैं कि बोले बगैर तो इसका 1.5-2 साल काम चल जाएगा, सुने बगैर 1.5 सेकंड काम नहीं चलेगा। भगवान ने भी पहले सुनने की क्षमता दी है। वी पीपल आर इनटू ट्रेनिंग, वी पीपल आर इनटू काउंसलिंग। मैंने थोड़ा बहुत जो शब्दों पे काम किया है, मैं हर काउंसलर से एक लाइन बोलता हूं कि सर इस काउंसलिंग शब्द को दोबारा बोल कर देखिएगा, और अगर मैं इसमें थोड़ी फ्रीडम लेके बोलूं तो मैं तो काउंसलिंग शब्द को कुछ भारद्वाज भाई, भाविक सर, मैं काउंसलिंग सर को दिवाकर सर बोलता हूं काउंसलिंग, काउंसलिंग, कान कान काउंसलिंग। मैं हमेशा कहता हूं काउंसलिंग कान से शुरू होती है, मुंह से शुरू नहीं होती। हमारा एज अ काउंसलर, एज अ ट्रेनर काम क्या है? लोगों से कनेक्ट डेवलप करना, लोगों के साथ जुड़ना, लोगों से रिश्ते बनाना, लोगों को समझना, और उसके लिए हमें उसके दिमाग तक पहुंचना ज्यादा जरूरी है, दिल तक। जरा बताइए, कनेक्ट दिल से होता है या दिमाग से? दिल से। दिल से। दिल से। और मैं आपको छोटा सा तरीका बता रहा हूं दिल तक पहुंचने का, नीलम मैम। हार्ट, कुछ भाई, दिल को इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट। हार्ट की स्पेलिंग बताइएगा जरा। HEART। क्या बात है, इसमें से टी काट दीजिए, बचा क्या? हियर। यार बस सुन लो सामने वाले को, आपको कुछ नहीं करना, सामने वाले के करीब जाना है, सामने वाले से। इस दुनिया में इस समय कोई किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं, मौका लग रहा है तो निर्मला मैम यहां भी बोल देता हूं। ये आपने अभी ईयर पे बोला है, उसमें ईयर भी आया हुआ है निर्मला मैम। इवन मैं तो ये कहता हूं, हम सब घर से निकले तो काम करने निकले ना, और काम करना मतलब अर्न करने निकले ना, अर्निंग अर्निंग अर्निंग। अर्निंग शब्द पे भी गौर कर लीजिएगा, वो भी ईयर से शुरू होती है, EAR, कान कान। और खास तौर से ट्रेनर्स की तो अर्निंग इसी से शुरू होती है। एक वर्ड और यूज, मैंने थोड़ा बहुत जो शब्दों पे काम किया है, सीनियर शब्द पे गौर करिएगा। सीनियर, सीनियर, सीनियर शब्द में एक बॉडी पार्ट आया हुआ है, बोल के बताइए क्या है वो? सीनियर शब्द में एक बॉडी पार्ट आया हुआ है, ईयर ईयर ईयर, ईयर। कान। मैं हमेशा कहता हूं सीनियर वो है जिसके कान बड़े हो जाएं, पर अफसोस हमारे यहाँ तो सीनियर्स के मुंह बड़े होते हैं। सीनियर को लगता है तुम्हारा काम डांटना, लड़ना, झगड़ना, इनकी कमियां निकालना है। नहीं साहब, हमारा काम इनको सुनना है। और जिस दिन हमने लोगों को, सोनिया मैम, सुनना शुरू कर दिया,
मैं लिख के दे सकता हूं, लोग आपके हो जाएंगे, वो दिल से जुड़ जाएंगे। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं अक्सर। चलिए फिर उसके बाद मैं अपने टॉपिक पे आऊंगा। अभी तो मैं आप लोगों से थैंक यू सो मच शुभा मैम, थैंक यू सो मच पूजा मैम, थैंक यू सो मच अनिल सर। मैं एक्चुअली अभी करके आ रहा हूं ट्रेनिंग की, एक बहुत मशहूर थ्योरी है, दैट थ्योरी इज कॉल्ड कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। इससे पहले आप किसी को सुधारने लग जाएं, आप करेक्ट करने लग जाएं, आप ठीक करने लग जाएं, पहले उनसे क्या डेवलप कर लीजिए, कनेक्ट डेवलप कर लीजिए। हम एक्चुअली कांटेक्ट में और कनेक्ट में अंतर नहीं कर पाते। हमें लगता है कि जैसे ही मैं स्क्रीन पर आया और आप में 150 लोग 100 लोग मेरे सामने आए, मुझे क्या लगेगा, अब मेरा आपसे कनेक्ट डेवलप हो गया। नहीं साहब, मैं अभी आपके कांटेक्ट में आया हूं अनुपमा मैम, मैं कनेक्ट में नहीं आया हूं। कांटेक्ट और कनेक्ट में अंतर बताता हूं मैं। अगर मैं मोबाइल को चार्जर के ऊपर रख दूं तो ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है या नहीं? बिल्कुल। पर क्या ये एक दूसरे के कनेक्ट में है? क्या ये चार्ज करेगा उसको? कांटेक्ट में होना और कनेक्ट में होना जमीन आसमान का अंतर है। ऑडियंस के सामने आते ही हमें क्या लगता है, मैं इनके कनेक्ट में आ गया। नहीं जी, अभी आप इनके कांटेक्ट में आए हैं। कनेक्ट में आने के लिए तो आपको 2-3 काम करने पड़ेंगे, और मैंने इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा दूसरा मुझे टॉपिक भेज है। दो, मनीष सर, मैंने इसको साउंड ही नहीं हो रहा। प्रियांशु हम्म, साइंस एक्टिविटी में ऊपर जिस भी बारे में बस एक बार अनम्यूट कर लेना सर। यू आर एवरीबॉडी प्लीज म्यूट। थैंक यू। अभी मेरी आवाज आ रही है? कॉन्टैक्ट और कनेक्ट वाला पार्ट में ले रहा था कि हमें क्या, मैं मोबाइल को चार्जर के ऊपर रख दूं तो ये एक दूसरे के कांटेक्ट में है, कनेक्ट में नहीं है। तो ये मोबाइल को चार्ज करेगा क्या? नहीं, जब तक ये कनेक्ट में ना आ जाए। हमें ऑडियंस के सामने आकर, अपने लोगों के सामने आकर, मैं स्क्रीन पर आया, मुझे क्या लगेगा, अब मैं आपके कनेक्ट में आ गया हूं। नहीं साहब, अभी तो मैं आपके कांटेक्ट में आया हूं। कनेक्ट तो मुझे डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए एक टूल दिया है, ट्रेनर्स के काम आएगा। मेरा टॉपिक दूसरा है पर फिर भी उस टूल को शेयर करता हूं आपसे। और टूल को नाम दिया मैंने LAP, लैप, LAP। बच्चा, जैसे जब बच्चे को हम प्यार करते हैं, बच्चे को अपना बनाना चाहते हैं तो उसे गोद में ले लेते हैं ना, तो ऐसे ही ऑडियंस को भी गोद में ले लो। अब ये लैप क्या है? L मतलब लिसन टू देम, कुछ मत करिए, केवल उनको बार बार सुनने की ताकत बता रहा हूं आपको। एक एग्जांपल देता हूं, वैसे मैं उस पर मुझे याद आ गया कि अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है। अगर वो पूछ ले हमसे, पतिदेव ऑफिस से आएंगे, पत्नी बोलेगी मेरे सर में दर्द हो रहा है, पतिदेव तुरंत डॉक्टर बन जाएंगे। अच्छा मैं तुम्हारे लिए डिस्प्रिन ले आता हूं। मैं कहता हूं भाई साहब एक्सक्यूज मी, हो जाता मैं कहता हूं भावना मलिक मैम, भवदीप मैम, कि मैं कहता हूं भाई साहब रुकिए, आपको क्या लग रहा है ये सुबह से 50 पैसे की डिस्प्रिन का इंतजार कर रही थी? अगर इन्हें डिस्प्रिन ही खानी होती तो ये 50 पैसे दे के चेतना मैम खुद मंगवा लेती। ये कह रही है इधर आ, भरी बैठी हूं, सुन सुन मुझे। और अगर हमने उन्हें सुन लिया और सुनने के 10 मिनट बाद, गुरविंदर जी आप 10 मिनट बाद पूछिएगा मैं आपके लिए डिस्प्रिन ले आऊं क्या? आप तो 90% तो मोहतरमा ही हैं, बताइए हमारा जवाब क्या होता है? नहीं, अब तो कुछ ठीक सा लग रहा है, चाय बना लूंगी। और मैं कहता हूं अगर हमने उन्हें 10 मिनट नहीं सुना तो 10 मिनट बाद वो सरदर्द, मेगा मैम, एक ऐसी बीमारी में बदलेगा जिसका इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर पे नहीं है। बीमारी का इलाज, बीमारी का नाम बताऊं, अजीब सा हो रहा है। अब डॉक्टर के पास ले जाओ जी ने, अजीब सा हो रहा है। अब डॉक्टर कहेगा भाई साहब ये तो मुझे MD में भी नहीं पढ़ाया, इसकी तो कोई दवाई नहीं है मेरे पास। अब मेरा पॉइंट समझिए क्या है। इससे पहले आपकी ऑडियंस का, इससे पहले कि आपकी टीम का, इससे कि पहले कि आपके कलीग का, इससे पहले कि आपके हस्बैंड या वाइफ का सरदर्द अजीब से में बदल जाए, उन्हें सुन लीजिए। अफसोस ये है कि हम शुरू में इतना छोटा काम नहीं करते और उसके बाद हमें इतना बड़ा काम करना पड़ता है, लेकिन वो मामला संभलता नहीं है। मैं कई बार एक उदाहरण दिया करता हूं कि दही की, दूध का दही जमाना है तो हमें दूध का क्या करना पड़ेगा, उसमें जावन डालना पड़ेगा सोनिया मैम। तो क्या किसी भी टेम्परेचर पे, मनदीप में मैं जावन डाल दूं, कनिका मैम, किसी भी टेम्परेचर में उस पर जावन डाल दूं तो जम जाएगा क्या वो? नहीं, हल्का सा क्या करना पड़ेगा कनिका मैम, हल्का सा गर्म करना पड़ेगा। मैं हर ट्रेनर से बोलता हूं, ये जो सामने ऑडियंस बैठी है ये दूध है, ये जिसे आप डील कर रहे हो ना, जिसकी आप काउंसलिंग कर रहे हो, वो दूध है। और हम एज अ ट्रेनर जावन है, हमें इसमें डलना है, पर पहले इससे कनेक्ट डेवलप कर लीजिएगा, हल्का सा गर्म कर लीजिएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, शुरू में तो हल्का सा गर्म किया नहीं, जाते ही डल गए, फिर सारी रात दही से कह रहे हैं जम जा जम जा जम जा,
फिर दूध की दही तो जमती नहीं, दिमाग की दही जम जाती है। अगर हम सही टाइम पे उसको, योगिता मैम, सही टाइम पे, अच्छा एक बात बताओ, सही टेम्परेचर पर जावन डालने के बाद हमारा पूरी रात काम क्या था? दही जमाने में। हमें उसके बाद क्या करना था दही जमाने में पूरी रात? अपनी ऑडियंस के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने क्लाइंट के साथ जिसको हम डील कर रहे हैं, अगर आपने शुरू के 5-10 मिनट वो ढंग का कनेक्ट डेवलप कर लिया, यकीन जानिए उसके बाद आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। नीलिमा मैम ने अभी एक वर्ड यूज किया था, मैम ने एक वर्ड यूज किया था, और जी जी गिरीश बिल्कुल आपसे ही कह रहे हैं सर, गिरीश सर अभी बहुत अच्छा वर्ड यूज किया था, रैपो बिल्डिंग। रैपो बिल्डिंग, उसके बाद तो रैपो काम करेगी आपकी। तो चलिए, मैं अभी तो कोशिश कर रहा था कि मैं आपसे कनेक्ट डेवलप कर लूं, और मुझे उम्मीद है कि शायद कनेक्ट डेवलप हो गया होगा। और आज मेरे सामने जो मौजूद ये 12 लाख लोग हैं। मनीष सर, मैं 12 लाख क्यों बोल रहा हूं? अच्छा, जब मैं किसी ट्रेनर को एड्रेस करता हूं सोनिया मैम, तो मैं एक ट्रेनर का मतलब 10,000 व्यक्ति मान के चलता हूं। मैं एक प्रिंसिपल्स का सेशन ले रहा था सर, मनीष सर, पूजा मैम, मैं एक ट्रेनर्स का शकीना मैम, पुष्पा मैम, मैं एक ट्रेनर्स का सेशन ले रहा था, तो सॉरी प्रिंसिपल्स का सेशन ले रहा था। 100 के करीब प्रिंसिपल थे। मैंने कहा यहां मौजूद 10 लाख लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। बोले 10 लाख कहाँ है सर? मैंने कहा नहीं सर, मेरी नजर में एक प्रिंसिपल अपने जीवन काल में कम से कम 10,000 जीवन को प्रभावित करेंगे। तो अगर मेरे सामने 100 लोग बैठे हैं तो ये बात 100 लोगों तक नहीं जा रही है, कम से कम 10 लाख लोगों तक जा रही है। मेरा ये मानना है कि अगर मुझे नमक डालना है नीलम मैम, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, क्या करूं? 1,000 लोगों की कटोरियों में जा जाके नमक डाल लूं, या भगोने में नमक डाल दूं? क्या करना चाहिए मुझे? सोनिया मैम, क्या करूं? 1,000 लोगों की जिनको शादी में इनवाइट किया है मेगा मैम, एक एक आदमी की जाके कटोरी में नमक डाल लूं कैरन मैम, या भगोने में नमक डाल दूं? बिल्कुल सही, भगोने में कनिका मैम। तो मेरे सामने इस समय 100-125 भगोने बैठे हुए हैं, जिनका ये नमक हजारों कटोरियों में जाएगा, हजारों लाखों लोगों तक पहुंचेगा। तो मैं अब ये मानकर इस सेशन को शुरू कर रहा हूं कि मेरा आज तक जीवन काल का सबसे बड़ा सेशन है, जहां मैं 10 लाख लोगों को एड्रेस करने वाला हूं। बहुत बहुत प्रणाम। और अब मैं विषय शुरू करता हूं, और विषय का नाम है द ट्रैप। द ट्रैप, ये क्या है? ट्रैपिंग है क्या? और इसको मेरी दिली तमन्ना, मनीष सर मैं आपका इसलिए आभार व्यक्त करता हूं। देखो, बहुत ईमानदारी की बात बता रहा हूं, 90% जो हमें ऑडियंस मिलती है, आदरणीय दिवाकर सर मौजूद हैं जिनका मुझ पर बहुत आशीर्वाद है, 90% जो एज अ ट्रेनर हम लोगों को ऑडियंस मिलती है ना, वो मतलब माफी के साथ कह रहा हूं, इसको ऐसे मत समझिएगा, वो 90% ऑडियंस जो हमें मिलती है उसमें हम ट्रेनर है। यदि ज्यादा जानकार कौन? मुबाशिरा मैम। हम, सामने वाला हमसे कम जानकार है, तभी तो हमें एज ए स्पीकर बुलाया गया है, तभी तो हमें एज ए ट्रेनर बुलाया गया है। पर कभी कभी ऐसा मौका मिलता है जब अपने से सीनियर्स, जब अपने से ज्यादा गुणी, जब अपने से ज्यादा जानकार लोगों से बात करने का मौका मिलता है। और आज मेरे लिए वही मौका है जब मैं ट्रेनर से बात कर रहा हूं। आप में से मुझसे बहुत ज्यादा अनुभवी भी होंगे, बहुत ज्यादा ज्ञानी भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा जानकार भी हो सकते हैं। तो मेरे लिए भी ये बड़ा मौका है कि मैं आप जैसे लोगों से बात कर रहा हूं। लैप, अच्छा नीलम मैं लैप कर दूं कंप्लीट। एल फॉर लिसन टू देम, ए फॉर एक्नॉलेज देम। एक्नॉलेज करिए, जैसे मैं आप अभी क्या कर रहा हूं, मैं भी तो एक्नॉलेज ही कर रहा हूं आप लोगों को। और पी का मतलब होता है प्रेज देम, प्रेज, उनको अप्रिशिएट करिए। आऊंगा, ये ट्रैपिंग का पार्ट भी है मेरा। एल लिसन टू देम, ए एक्नॉलेज देम, पी प्रेज देम। अगले 15 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में वो आपकी टीम में आ जाएंगे, वो आपके साथी बन जाएंगे। अच्छा, एक चीज पॉइंट ऑनलाइन में कितना समझा पाऊंगा मुझे मालूम नहीं दिवाकर सर, पर एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। ऑडियंस हमारे ऐसे सामने होती है और हम ऑडियंस के ऐसे सामने होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं हम ऑडियंस के। ये टॉपिक पित्र कितना समझा पाऊंगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं LAP की ताकत बताता हूं आपको, और मैं हंसने के ऊपर जब आऊंगा इस विषय को और बताऊंगा। ऐसे ट्रेनर होते हैं, ऐसे ऑडियंस होती है, एक दूसरे के आमने सामने। जरा मुझे बताइए, युद्ध के मैदान में आमने सामने दोस्त होते हैं या दुश्मन होते हैं? जब युद्ध लड़ा जाता है या जब भी लड़ाई होती है तो आमने सामने कौन होते हैं? दुश्मन। शशि मैम, जब तक हम अपने ऑडियंस के आमने सामने हैं तब तक ऑडियंस हमारे अगेंस्ट है, तब तक वो हमारी दुश्मन है, तब तक वो हमें सुनेगी नहीं। पर अगर हम यूं हो गए, हम भी यूं और वो भी यूं, अब हम दोनों का फेस हम सेम पेज पर आ गए, तो अब हम एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं। अब वो हमें सुनेगी भी, समझेगी भी, हमें सपोर्ट भी करेगी। मेरा पॉइंट ये है, ये LAP फॉर्मूला आपके दुश्मन को आपका दोस्त बना देता है 5 से 10 मिनट के अंदर। फिर आप उनसे जो बात करना चाहें करिए। और आज का मेरा विषय है
द ट्रैप। ट्रैपिंग है क्या? मनीष सर, मुझ पर बहुत गाइडेंस भी है मनीष सर का, दिवाकर सर का, तो खैर मैं टीटीसी का ही प्रोडक्ट हूँ। मैं बार बार प्रणाम करता हूँ इस मंच को। आदरणीय मनीष सर ने मुझे मौका दिया, आदरणीय दिवाकर सर, तमाम गीतांजलि मैम, धनश्री मैम। द ट्रैपिंग क्या है समझिए, और एज अ ट्रेनर मैं आपसे ये भी चाहता हूँ कि इस ट्रैपिंग को समझकर अगर हो सके तो आप कोशिश कीजिएगा कि हम भी इस ट्रैपिंग से बहुत सारे लोगों को बाहर निकाल सकें। ट्रैपिंग नंबर 1 बताता हूँ, ट्रैपिंग होती क्या है। अच्छा सब छोड़ो, जल्दी से आंसर दीजिएगा मुझे, ये बाकी बातें छोड़ो, बाद में बताऊंगा, लेकिन मुझे एक आंसर दीजिए। अच्छा बताइए, कपड़े सुखाने के लिए क्या चाहिए? जल्दी से आंसर दीजिएगा, कपड़े सुखाने के लिए क्या चाहिए? मेगा मैम कह रहे हैं रस्सी, खुशबू मैम कह रहे हैं रस्सी, पायल मैम कह रहे हैं रस्सी रस्सी रस्सी। मैडम कपड़े सुखाने के लिए धूप चाहिए। बताओ सच में, भगवान कसम, रस्सी का काम क्या कपड़े सुखाने में? अगर आप उसको रेलिंग पे डाल दो तो भी कपड़े सूख जाएं, आप उसे सोफे पे डाल दो तो कपड़े सूख जाएं, मैं तो कह रहा हूं हवा घास में डाल के आ जाओ तो कपड़े सूख जाएं। पर आप गौर करो, इस क्वेश्चन को पूछते समय हरप्रीत मैम जैसे ही मैंने यूं किया तो मैंने आप लोगों के दिमाग में क्या घुसा दी? रस्सी। अगर मैं इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं करता ना तो आप 90% जवाब देते धूप, या जवाब देते हवा, या जवाब देते कपड़े। पर मैंने जैसे ही यूं किया, मैंने आपके दिमाग में रस्सी घुसा दी, और ऐसी सैकड़ों रस्सी हमारे दिमाग में घुसाई गई हैं जो एक्चुअल में है नहीं, पर वो हमारे दिमाग में ऐसी घुसा दी गई और हम उन रस्सियों के चक्कर में बर्बाद हो गए। पहला ही उदाहरण बताता हूं क्या है, और ये रस्सी घुसाई कैसे जाती है वो भी बता देता हूं। इररेलेवेंट क्वेश्चनिंग से। इररेलेवेंट क्वेश्चन, और बीइंग अ ट्रेनर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत जिम्मेदारी से हम भी सवाल पूछें। और मैं आपसे एक शेयर करना चाहता हूं, समझिएगा दिवाकर सर, सॉरी दिवाकर सर का तो बहुत वो है, पॉइंट समझिएगा मेरा। ये रस्सियां क्या हैं? एक क्वेश्चनिंग बताता हूं कि इररेलेवेंट क्वेश्चनिंग कैसे सामने वाले के दिमाग में ट्रैपिंग घुसा सकती है, हमें कैसे ट्रैप किया जाता है। दुनिया की वो सारी चीजें मनीष सर, दुनिया की वो सारी चीजें लक्ष्मी मैम, रीमा मैम, खुशबू मैम, दुनिया की वो सारी चीजें गुरवीन सर, दिव्या मैम, मुबाशिरा मैम, दुनिया की वो सारी चीजें जो किसी भी इंसान की जिंदगी को बेहतर, खूबसूरत और कामयाब बना सकती थी, बड़ी चालाकी से हमें उनके प्रति नेगेटिव किया गया, हमें उनसे रोका गया बड़ी चालाकी से। डायरेक्ट तो ये मना नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने किया क्या? अब सुनिएगा क्या किया। मैं जब कॉलेज में था, मुझसे मेरे एक दोस्त ने सवाल पूछा, अनिल सर आपने, सारिका मैम ऐसे क्वेश्चन बहुत सुने होंगे, भाविक सर, शोमा मैम, मुझसे मेरे एक दोस्त ने क्वेश्चन पूछा, डिबेट चल रही थी, तो एक सामने मेरे स्टूडेंट, मेरे साथी नहीं, जो मेरा क्लासमेट था, उसने एक सवाल पूछा कि हमारे एक बात का जवाब दो, एक तरफ 1 करोड़ रुपए हैं और एक तरफ 1 करोड़ रुपए हैं और एक तरफ आपके माँ बाप हैं, आप किन्हें चुनेंगे? आउट ऑफ 1 करोड़ रुपीज एंड योर पेरेंट्स, हुम विल यू चूज? आप किसे चुनेंगे? मुबाशिरा मैम। मैंने कहा यार इस सवाल का जवाब तो मैं 1 सेकंड में दे दूंगा, बस उससे पहले मेरा एक सवाल है। वो बोले क्या? मैंने नीलम मैम यही ट्रैपिंग है, नीलम मैम सुनना, यही ट्रैपिंग है जो आपने जवाब दिया है। उसने कहा एक तरफ 1 करोड़ रुपए हैं और एक तरफ शोमा मैम आपके माँ बाप है, आप किसे चुनेंगे? मैंने कहा मैं इस सवाल का जवाब 1 सेकंड में दे दूंगा, पर उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है। बोले जी क्या? मैंने कहा वो माँ बाप ढूंढ के लाके दिखाओ जो पहले 1 करोड़ से अलग ही रहते हैं। ये कौन से माँ बाप हैं जो कहेंगे कि या तो 1 करोड़ को चुन या हमें चुन? मेरे माँ बाप तो ये कहेंगे कि भाई 1 करोड़ रुपए उठा और हमारे साथ रहे या हमें साथ रख। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया कहां से है कि या तो 1 करोड़ या आपके माँ बाप? ये क्वेश्चन है कहां से, पैदा कैसे हुआ? हमने ऐसे फालतू के क्वेश्चन पूछ पूछ कर दो खूबसूरत चीजों जो जो एक दूसरे का साथ बन सकती थी, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकती थी, एक दूसरे के साथ जुड़ी रह सकती थी, उनको एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। आपने ऐसे क्वेश्चन सुने होंगे ना कि क्या चाहिए बताओ, व्हाट डू यू वांट, लव और फैमिली, मनी या परिवार, पैसा या परिवार। इतनी चालाकी से हमने अपने युवाओं के दिमाग में ये जहर घोल दिया कि अगर तुम परिवार की सोचोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, और पैसा कमाना है तो तुम्हें परिवार छोड़ना पड़ेगा। और हमारे बच्चों के दिमाग में ये जहर घुल गया कि मुझे पैसा कमाने से रोक रहा है मेरा परिवार, और बच्चा कहता नहीं मुझे तो पैसा चाहिए, और बच्चा फिर पैसे कमाने में लग जाता है। उसे लगता है पैसा कमाने के लिए परिवार छोड़ना जरूरी है। मैं कहता हूं ये दिमाग में क्वेश्चन आया कहां से, मुझे तो ये बताइए। बीइंग अ ट्रेनर हम सबने क्वेश्चन या तो सुना है या मे बी की पूछा भी हो। सुनिएगा, ये क्वेश्चन सुनाएंगे, पहले मुझे यस या नो में बताइए, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, नॉलेज और एक्सपीरियंस? ये क्वेश्चन सुना आपने या नहीं?
व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? यस 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 यस, क्वेश्चन सुना है जी? अनिल सर अब मेरी बात सुनिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मुझसे किसी ने पूछा व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, नॉलेज और एक्सपीरियंस? मैंने पूछा भाई मुझे एक दुनिया में एक ऐसा आदमी ढूंढ के लाओ, एक व्यक्ति ढूंढ के लाओ, सिंगल व्यक्ति जिसको एक्सपीरियंस हो पर नॉलेज ना हो। मैंने आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कहां से है? हाउ डिड दिस क्वेश्चन ओरिजिनेट इन योर माइंड कि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, नॉलेज और एक्सपीरियंस? मुझे आप धरती पर एक आदमी तो ढूंढ के दिखा के लाओ जिसमें एक्सपीरियंस तो है पर नॉलेज नहीं है। फिर उसको एक्सपीरियंस क्या भजिए तलने का है या घास काटने का है? ये कौन बंदा है जिसको एक्सपीरियंस है पर नॉलेज नहीं है? और अगर उसको दोनों है तो ये क्वेश्चन किसने पैदा कर दिया कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, नॉलेज और एक्सपीरियंस? एक्चुअली हमें दो अच्छी चीजों को अलग अलग करना था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे। मैं एक थ्योरी देता हूं भावना मैम इस पर कि जिन हमने हर अच्छी चीज को एक दूसरे से रिप्लेस करना शुरू कर दिया, जबकि हमें री प्लस करना था, री प्लस नॉलेज। इसलिए मैंने एक थ्योरी दी मनीष सर, उस थ्योरी को नाम दिया और हटाइए। और मतलब ओ आर, इंग्लिश वाला, और हटाइए और लगाइए, हिंदी वाला और, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। चीजों को रिप्लेस मत करिए, रीप्लस करिए, जोड़िए। जोड़िए नॉलेज भी और एक्सपीरियंस भी, परिवार भी और पैसा भी, 1 करोड़ भी और मां बाप भी। जिंदगी इतनी खूबसूरत बन जाएगी भावना मैम। राहत कुंवर बेचैन साहब का एक शेर है कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। अगर पैसा और परिवार दोनों पैर, देखिए किसी का कोई सा भी एक पैर मजबूत हो मनदीप मैम, एक पैर वाला व्यक्ति चाहे हाथी का पैर हो उसका, कहलाएगा विकलांग, दिव्यांग या लंगड़ाई कहलाएगा वो। आप 2 पैर वाले से कभी जीत नहीं जाएंगे। मैं कहता हूं ये दिमाग में हमारे, दिस इज कॉल्ड टैपिंग, ये फितूर भरा गया है। आज से 7-8 साल पहले की बात है पूजा मैम, अनिल सर 7-8 साल पहले की बात है, भाविक सर, पूजा मैम 7-8 साल पहले, मनीष सर, मेरे एक चाचा जी घर आ गए। मैंने कहा चाचा जी क्या लाऊं, क्या लोगे, खीर या हलवा? वो बोले क्यों बेटा, घर में कटोरी एक ही है क्या? दोनों ले आ। हम इंसान हैं कुछ भाई, इंसान यानी भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना, और इंसान के दिमाग में बैठा दिया गया कि प्यार कर चाहिए तो पैसा नहीं मिलेगा। हम इतने कमजोर हैं क्या? हम मेंटली और फिजिकली इतने कमजोर हैं कि दोनों को एक साथ नहीं झेल पाएंगे, दोनों को एक साथ हासिल नहीं कर पाएंगे। ये ट्रैपिंग है। इन्हें मालूम था अगर ये दोनों चीज मिल गई तो ये खुश रहने लगेंगे, कामयाब हो जाएंगे। तो ट्रैपिंग नंबर 1, और हटाइए और लगाइए। अब दूसरी टैपिंग बताता हूं आपको, और क्वेश्चन से आते हैं। शोमा मैम थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। सलीना मैम, गीतांजलि मैम, धनश्री मैम, लक्ष्मी मैम, सेल्वी मैम, तमाम साथियों का मैं स्वागत भी करता हूं, आभार भी करता हूं। जिनल साहब एक पॉइंट और उठा रहा हूं, राठौर साहब समझिएगा टैपिंग कैसे काम करते हैं। एक टैपिंग जो मैं शेयर करना चाहता हूं, इससे पहले कि हम टाइम एक्सीड कर जाएं, पहले मैं लास्ट वाला, मनदीप जी मैं लास्ट वाला टॉपिक शुरू में ले रहा हूं, और उस टॉपिक को नाम दिया है, अच्छा इसी से कनेक्टेड लेता हूं। मनीष सर आप गौर करिएगा, अजय सर, भारत के समाज की, भारत देश की, दिवाकर साहब, सबसे बड़ी रीड है रिश्ते। और पिछले शोमा मैम 25-30 सालों में, और मैं माफी के साथ कह रहा हूं, उसमें हम ट्रेनर्स और कोचेस का बहुत बड़ा रोल है। पिछले 25-30 सालों में सबसे ज्यादा चोट करी गई है भारत की रीड, यानी इन रिश्तों पर। आपने वो डायलॉग सुना है कि कभी रिश्तेदारों से और दोस्तों से पैसे मत लेना, रिश्तेदार और दोस्त किसी के नहीं होते, कभी भी रिश्तेदारों से और दोस्तों से पैसे मत लेना। मैं कहता हूं भाई रिश्तेदार और दोस्त से पैसे मैं लूं नहीं, दुश्मन मुझे पैसा दे नहीं, मैं जिंदगी में काम कैसे करूंगा भाई? एक्चुअली इन्हें पता था मनदीप मैम, हम भारतीयों में टैलेंट बहुत है। आपने कभी भी नोटिस किया होगा 90% लोगों को जो जीवन में आगे बढ़ना होता है तो उनके साथ सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? मुझे अपना स्टार्टअप शुरू करना है, अपना बिजनेस शुरू करना है, अपना करियर शुरू करना है। आपने देखा होगा लोगों में टैलेंट बहुत है, लोगों में काम करने की क्षमता बहुत है, लोगों में स्किल्स बहुत है, नॉलेज बहुत है, क्या नहीं है उनके पास? फंड नहीं है उस काम के लिए। और इन्हें मालूम था अगर ये रिश्तेदार और दोस्त एक दूसरे के काम चला गए, सपोर्ट कर गए,
तो ये बड़े लोग बन जाएंगे, और बड़े लोग बन गए, कामयाब हो गए, तो ये हमारे अंडर में कैसे रहेंगे, हम इनको कंट्रोल कैसे करेंगे, हम इन पर राज कैसे करेंगे। तो हमारे दिमाग में एक ट्रैपिंग घुसाई गई, कभी रिश्तेदारों और दोस्तों से। भारत जैसे देश में, मनीष सर, भारत जैसे देश में, दिव्या मैम, मैं चुनौती देता हूं, ये होम लोन तो 10-12 साल पहले आए हैं, आज भी चुनौती देता हूं, भारत जैसे देश में 90% घर किसी रिश्तेदार की मदद के बिना नहीं बने। मैं लिख के दे सकता हूं, जब किसी का घर या मकान बनता है ना, कोई फूफा जी 10,000 रुपए रख जाते हैं जेब में, मामा जी आकर 40,000 दे देते हैं, कोई ईंट भिजवा देता है। हमारे यहाँ तो खुशबू मैम शादियां भी ऐसे काउंट करी जाती हैं कि यार कान के तो मौसी दे देंगी, और बुआ इसको अंगूठी दे देंगी, और इसके जो जीजा जी हैं और दीदी जो हैं वो इसको चांदी की वो दे देंगी पायल। ये चीजें तो हमारे यहाँ रिश्तेदारों की मदद के बिना आज तक शादी नहीं हुई, एक लड़की की शादी नहीं हुई। और हमारे देश में डायलॉग चल रहे हैं, रिश्तेदार और दोस्त किसी के नहीं होते, रिश्तेदार और दोस्त किसी के काम नहीं आते। ये मेडिक्लेम तो करण मैम अब आए हैं 5-7 साल पहले। भारत में तो मनीष सर, दिवाकर सर, परंपरा है, जब हम किसी रिश्तेदार या दोस्त को हॉस्पिटल में देखने जाते हैं ना, 10-20-25 हजार रुपए जेब में रख के लेके जाते हैं, और चुप उसकी जेब में रख के आ जाते हैं, बेटा अभी ये 10-20 हजार है, कोई और जो। आज तक भारत में एक व्यक्ति हॉस्पिटल से बिना रिश्तेदारों की मदद के बाहर नहीं आया, एक का मकान नहीं बना, एक शादी नहीं हुई। और उस समाज में, उस देश में ये सुनाया जा रहा है रिश्तेदार किसी के नहीं होते, दोस्त किसी के नहीं होते। इन्हें मालूम था अगर ये एक दूसरे की फाइनेंशियल सपोर्ट कर गए, ये एक दूसरे को फंड कर गए। हम इन्वेस्टमेंट ढूंढते फिरते हैं, मुझे एक स्टार्टअप शुरू करना है, टोटल 25 लाख की जरूरत है, टोटल 20 लाख की जरूरत है। नहीं अनुपमा मैम, देखिए एक बात मैं रिक्वेस्ट के साथ, हम सब पेरेंटिंग कोच हैं, एक रिक्वेस्ट के साथ एक बात कर दूं। मलिक जादा जावेद साहब का एक शेर है, क्यों गुस्सा करूं मैं इन पर, ये तो घर घर की, ये जो आज के हालात हैं ये तो घर घर की कहानी है, और मैं अपने बच्चों पर क्या गुस्सा करूं, इनमें जो कमी है वो तो खानदानी है। वो आजकल बुआ के ऊपर एक वो चलता है मीम, बुआ के ऊपर एक मीम चलता है, मम्मी कह रही है अपने बेटे से, बेटा वो घर तोड़वाना था, किसी घर तोड़ने वाले का नंबर है क्या, बेटा बोलता है मम्मी बुआ जी का नंबर है ना। मैं MMDU में सेशन ले रहा था मनीष सर, 2,500 बच्चे थे, युवा थे, जैन जी थे, राजीव टंडन साहब। मैंने कहा बच्चों हरियाणा में बैठे हो, चलो तुम्हारे लिए तो ज्यादा उदाहरण काम करेगा ये। मैंने कहा बुआ की परिभाषा एक मैं भी बता देता हूं, ये बुआ वो है जो तुम्हारे पापा जी के पास 3 करोड़ की प्रॉपर्टी में अपना 50% का हिस्सा छोड़ के गई है। जिस बुआ को ये बता रहे हो ना कि ये 2 सूट लेने आई है, 500 रुपए के लिए आई है, मेरा पॉइंट ये है कि जिस दिन बुआ जी ने ये प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग लिया, आधी चली जाएगी, और उन पर हम डायलॉग बाजी चला रहे हैं। हम नहीं चला रहे, ये ट्रैपिंग है, हमारे दिमाग में घुसाया गया, रिश्तेदार और दोस्तों से मत रहना क्योंकि ये तो दुश्मन है हमारे। अगले पॉइंट पे आ रहा हूं। अच्छा नीलम मैम, खानदानी वो ये था एक्चुअली कि ये जो हालात हैं, मलिक जादा जावेद साहब का शेर है, हो सकता है आगे पीछे हो रहा हो, कि ये जो हालात हैं ये तो घर घर की कहानी है, और मैं अपने बच्चों पर क्यों गुस्सा करूं, इनमें तो जो कमी है वो खानदानी है। इन्होंने अपने माता पिता को देखा होगा ना ऐसी बातें करते हुए। मेरा पॉइंट समझिए मैं कहां ले जा रहा हूं। रिश्तेदार, मैं कहता हूं जब पैसों की जरूरत पड़े सबसे पहले अपने रिश्तेदार को बिजनेस आइडिया बताना, अपने दोस्त को बिजनेस आइडिया बताना, उनसे कहना कि यार एक स्टार्टअप का सोच रहा हूं, मेहनत मैं करूंगा, कंटेंट मेरे पास है, आइडिया मेरे पास है, तुम इसमें फंड कर दो, 25% तुम्हारा, 30% तुम्हारा, 70% मेरा, मिलकर काम करते हैं। मैं लिख के देता हूं, आपके रिश्तेदार किसी और को भी फंड कर रहे हैं, वो आपको भी करेंगे। तीसरा पॉइंट जो मैं लेके जा रहा हूं, चलिए अगर आप इजाजत दें तो 3 मिनट वो टॉपिक में छोड़ने वाला था, पर पैसे को और ले लेता हूं मैं। पैसे के बारे में भी बहुत बड़ी ट्रैपिंग हमारे दिमाग में घुसाई गई है। चलिए बताइए मिडिल क्लास के दिमाग में पैसे को लेकर क्या बताया जाता है। पैसे के बारे में हम लोग नेगेटिव बातें करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, कैसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं। मैंने शब्दों पे थोड़ा बहुत काम किया है। हम पैसे को लेकर कनिका मैम कैसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं। पैसा हाथ का क्या है, मैल है। या शिल्पी मैम, पैसा भाई भाई में झगड़ा डाल देता है। हम तो सब ट्रेनर है मेगा मैम। हमने एक टर्म सुनी होगी टेलीकेनेसिस। टेलीकेनेसिस में बोला जाता है कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उनकी भी मेमोरी होती है, उनकी भी फीलिंग्स होती हैं। आपने देखा होगा जब हम स्टेज पे चढ़ते हैं तो स्टेज को टच करके हाथ जोड़ के चढ़ते हैं। क्यों भाई, स्टेज को कैसे मालूम, वो तो नॉन लिविंग है, उसे कैसे मालूम कि हमने इसको प्रणाम किया है। जब हम कार लेकर आते हैं तो सबसे पहले मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा लेकर जाते हैं और उस पर साथियां निकलवाते हैं या उस पर हम लोग जो भी कराते हैं पूजा पाठ कराते हैं। क्यों, नॉन लिविंग कार को कैसे पता चला कि हमने उसकी पूजा करवाई है। हमने रामायण और महाभारत देखी है, जब राम जी, कृष्ण जी या कोई भी योद्धा तीर चलाते थे तो पहले प्रणाम करते थे। क्यों, नॉन लिविंग तीर को कैसे मालूम कि उसे प्रणाम किया गया है।
एक्चुअली हम ये मानते भी हैं और जानते भी हैं कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की भी मेमोरी और फीलिंग्स होती हैं। आप इस सेंटेंस को फिर से रिपीट करिएगा शिल्पी मैम, कि पैसा तो हाथ का मैल है, पैसा भाई भाई के बीच झगड़ा डाल देता है, पैसा रिश्ते बिगाड़ देता है, और ये सारी बातें दरवाजे पे खड़ा हुआ पैसा सुन रहा था। पैसा कहता नहीं भाई, भाई साहब के घर में झगड़ा नहीं करवाऊंगा, बहन जी के घर में दरार नहीं डालूंगा, इनके घर नहीं आऊंगा मैं। पैसा दरवाजे से यू टर्न ले लेता है। फिर हम सारी जिंदगी बोलते हैं मेहनत तो इतनी करते हैं, काम तो इतने करते हैं, ट्रेनिंग तो मिल जाती है, पर पैसा नहीं मिलता। मिलेगा भी नहीं। कैसे मिल जाएगा जिसके बारे में 24 घंटे में नेगेटिव बोल रहा हूं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे तो शिल्पी मैम टाइम मिला, मुझे समय मिला तो मैं मनीष सर मुझे एक बार ये बता दीजिएगा 8 बजे इसको वाइंड अप करना है या ये 2-3 मिनट का ऑप्शन रहेगा तो मुझे नहीं समय। नहीं सर, दो दो आपके पास 10-15 मिनट का ऑप्शन है। अच्छा ठीक है सर। नहीं आप पे तो यकीन है, जूम पे यकीन नहीं था मुझे कि जूम वाले कोई गड़बड़ ना कर दे। ओके सर, मेरा पॉइंट क्या है आप समझिएगा। पैसा कहता नहीं भाई साहब के मैं उसमें दरार नहीं डालूंगा, पलट के चला जाता है। पैसे को कैसे टैपिंग करी गई है उदाहरण बताता हूं। पैसे को हमारे दिमाग में हीरो के तौर पे पेश किया गया है, विलन के तौर पे? अच्छा चलिए एक जवाब दीजिए। पुरानी फिल्मों में, हाँ बिलीव कैरन मैम यही मैं बताना चाह रहा हूं, पुरानी फिल्मों में बताइए बड़ा बंगला किसके पास दिखाया जाता था, हीरो के विलेन के? पुरानी फिल्मों में बड़ा बंगला हीरो के पास या विलेन के पास? विलेन के पास। लंबी गाड़ी किसके पास दिखाई जाती थी? विलेन के पास। सूट बूट में कौन रहता था? विलेन। महंगा सिगार कौन पीता था? विलेन। और हीरो? सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, या तो मैकेनिक मिलेगा या मजदूर मिलेगा या बेरोजगार मिलेगा। हमारे दिमाग में दीपिका मैम घुसा दिया गया कि अगर पैसा कमाओगे, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़े सूट बूट में रहोगे तो लोग तुम्हें विलेन समझ लेंगे, विलेन बताएंगे, तुमसे कहेंगे जमीर बेच के पैसा कमाया है। हीरो बनना चाहते हो तो गरीब बने रहो, मजदूर बने रहो, पैसा कमा मत लेना। और हम हिंदी फिल्में देखने वाले लोग डायलॉग बाज हैं ही, हम तो हमने भी डायलॉग मारना शुरू कर दिया। हमने सिवाय पैसे के हमने पैसा नहीं कमाया, हमने इज्जत कमाई है। मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग में कहता हूं, भाई साहब आपको बनिया 10 रुपए का धनिया उधार नहीं दे रहा, वो इज्जत है कहां, हमें भी दिखवा दो एक बार। इस ट्रैपिंग से बाहर आइए, इस ट्रैपिंग से जितना जल्दी आ जाए। इस पैसे के बारे में नेगेटिव, मैं एक लाइन दे रहा था अभी एक पॉडकास्ट में मनीष सर कि दिवाकर सर कि पैसे को कोसो मत, वरना पैसा आपसे कोसों दूर चला जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पैसे को कोसो मत। कामयाबी को अभी आऊंगा, एक टॉपिक है सर ईर्ष्या, उस पर भी आऊंगा। कोसो मत, रिस्पेक्ट करिए इसकी, इज्जत करिए इसकी, इसकी वैल्यू करिए। हाँ मैं ये भी कहता हूं पैसा को भगवान मत मानिएगा, और उसका रीजन मैं कुछ और दूंगा, जो तर्क दूंगा मैं अलग ही दूंगा, वो मत सोचना डायलॉग बाजी। पैसे को कभी भगवान मत मानना। बोले जी क्यों? मैंने कहा क्योंकि भगवान आज तक किसी को मिले नहीं है, तो भगवान ही मत मान लेना, इसको पैसा ही मानना और जितना हो सके कमाइए। 2 एग्जाम्पल और दे देता हूं मानवी मैम पैसे के ऊपर। मैं एक स्टोरी दिया करता था सर जिसमें बोलता था मैं, देयर आर 2 बॉयज, अ डायमंड एंड अ गर्ल। 2 लड़के हैं, एक लड़की है और एक डायमंड है। इसको लेकर एक स्टोरी बनाकर लाइएगा। और मैं योगिता मैम चैलेंज देता हूं, 1 लाख से ज्यादा लोगों पे ये स्टोरी बनवाइए, और आपसे भी सबसे बनवाऊंगा, भवदीप मैम, भावना मैम, सुजाता मैम, रुचि मैम, निर्मला मैम, पायल मैम, कुश सर, और मैं गारंटी देता हूं सेम स्टोरी बनेगी। तो फिर वो शुरू करते थे, एड एजुकेशन, यस सर मोहम्मद साहब, आई वुड लव दिस। आपने बहुत शानदार बोला है, उसको एक पॉइंट बोलूंगा मैं उस पर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आ रहा हूं मैं 2-3 और ट्रैप पर, मेरा पॉइंट सुनिएगा। 2 लड़के, एक लड़की, एक डायमंड है। मैं कहता था स्टोरी बना के लाओ, मैं बताता हूं स्टोरी कैसे बनती है। देयर वर 2 बॉयज, एक का नाम रख दिया ए और एक का नाम रख दिया बी। एक तो मनीष सर, दिवाकर सर, बाय डिफॉल्ट ए और बी अगर 2 दोस्त हैं तो एक अमीर मिलेगा, एक गरीब मिलेगा। मैंने कहा रियल लाइफ में दिखाना ऐसा मुझे। रिक्शे वाले के सारे दोस्त रिक्शे वाले हैं, ट्रेनर के 90% दोस्त ट्रेनर हैं, अमीर के 90% दोस्त अमीर हैं। मैंने कहा कहां ज्यादा, धर्मवीर की जोड़ी ज्यादा देख ली क्या? बाय डिफॉल्ट ए अमीर है, ए गरीब है, तो बी अमीर है। चलो यहां तक तो ठीक है। मैं आगे एक पॉइंट लेना चाह रहा हूं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताइएगा मुझे। अब डिफाइन करते हैं, ए गरीब है, बी अमीर है। तो जो गरीब है बताओ उसको क्या दिखाया जाएगा, मेहनती या आलसी? बताइए जरा मुझे, टैपिंग समझा रहा हूं, मेहनती या आलसी? जो गरीब है मेहनती, मेहनती, मेहनती। अच्छा कैरेक्टर वाला या याश? कैरेक्टर वाला या याश? कैरेक्टर वाला। ईमानदार या बेईमान?
ईमानदार या बेईमान? गरीब को क्या दिखाया जाएगा? ईमानवी मैम ईमानदार। अब अमीर पर आ जाइए, कैरेक्टर वाला या अय्याश? अय्याश। ईमानदार या बेईमान अमीर को? बेईमान। मेहनती या आलसी? आलसी। ये हमारे दिमाग में टैपिंग घुसाई गई है कि अगर ईमानदार कहलाना चाहते हो, अगर कैरेक्टर वाला कहलाना चाहते हो, अगर मेहनती कहलाना चाहते हो तो गरीब बने रहो। पैसा कमाते ही तो फिर हम बाबा रामदेव को डायलॉग नहीं मारने लगते कि बाबा रामदेव ने आंख मार मार के दुनिया ठग ली। मैंने कहा भाई साहब क्या ठगा है आपका, बताइएगा जरा, मुझे बताइए तो सही, हमसे क्या ठग लिया बाबा रामदेव ने? एक उदाहरण तो दे दो। हमने हर कामयाब आदमी को या तो ठग बता देंगे, हर पैसा कमाने वाले व्यक्ति को हम क्या बोल देंगे? ठग बता देंगे, या चोर बता देंगे, या बताएंगे डायलॉग दे दिए जमीन बेच के कमाया है। मैंने कहा भाई साहब जमीन बेच के भी कमाया जाता है, प्लॉटिंग कर लो कहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि जमीन बेच के ही कमाया जाता हो, ट्रेनिंग दे के भी कमाया जाता है। मेरा पॉइंट क्या है समझने की कोशिश करिएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि पैसे की ट्रैपिंग से बाहर आइए। और क्योंकि 90% हमारे साथ महिलाएं हैं, वीमन पावर है, नारी शक्ति है, अब इसी स्टोरी में एक ट्रैपिंग आपके खिलाफ भी है। और मैं चाहता हूं अगर पूरे सेशन में से मेरी जो नारी शक्ति है अगर इस एक ट्रैपिंग को समझ जाए। इसी में पायल मैम, इसी स्टोरी में एक लड़की भी है और उसमें आता है 2 बॉयज आर डायमंड, और फिर आगे स्टोरी बढ़ती है देयर वाज अ गर्ल। अगली वर्ड आप यूज लिखिएगा, क्या लिखेंगे? स्टोरी आगे बढ़ा रहा हूं मैं मनदीप मैम। देयर वाज अ गर्ल एंड शी वाज वेरी, आप लोग आंसर लिखिएगा। देयर वाज अ गर्ल एंड शी वाज वेरी ब्यूटीफुल। गारंटी देता हूं 100% की 100% स्टोरीज में ब्यूटीफुल लिखा गया है लड़की को। मेरा क्वेश्चन, क्यों जी आपने ये क्यों नहीं लिखा देयर वाज अ गर्ल एंड शी वाज वेरी हार्ड वर्किंग? आपने ये क्यों नहीं लिखा देयर वाज अ गर्ल एंड शी वाज वेरी टैलेंटेड? आपने ये क्यों नहीं लिखा देयर वाज अ गर्ल एंड शी वाज वेरी पेंस्टेकिंग? ये महिलाओं के खिलाफ, आप लोगों के खिलाफ साजिश है, बता रहा हूं आप लोगों को। आपकी ब्यूटी की तारीफ कर दी गई और आप इस ट्रैपिंग में फंस गई, आप इस जाल में फंस गई। देयर वाज अ गर्ल शी वाज वेरी इंटेलिजेंट। शुभा मैम आज तक किसी स्टोरी में सुना है? मैं कहता हूं क्यों नहीं लिखा? ये आपके खिलाफ साजिश है, क्योंकि इनको मालूम था बिजनेस करने का बाय डिफॉल्ट अगर किसी में गुण है तो महिलाओं में ज्यादा है आदमी से। मैं ये भी बता दूं, मैं मनीष सर हमेशा कहता हूं ये जो हम एमबीए करके सीखते हैं ना, क्या क्या सीखा जाता है एमबीए करके? आदमी क्या सीखता है एमबीए करके? लड़का नेगोशिएशन स्किल्स। मैंने कहा ये तो महिलाओं में बाय डिफॉल्ट है भाई। गोलगप्पे के साथ सूखी पापड़ी फ्री में लेने की परंपरा आदमी ने शुरू करी होगी, महिलाओं ने। 10 रुपए के सब्जी के साथ 2 रुपए का धनिया कौन फ्री ले लेता है? ये नेगोशिएशन स्किल्स, महीना टाइम मैनेजमेंट किसमें है? मोहतरमाओं में, महिलाओं में। छोड़ दो बिजनेस करने के लिए मनीष सर जो सबसे बड़ा गुण चाहिए, कनिका मैम, नीलम मैम, सबसे बड़ा गुण चाहिए, वो चाहिए रिस्क टेकिंग, रिस्क लेने की क्षमता। इस दुनिया का सुरप्रीत मैम सबसे बड़ा रिस्क है जब एक महिला बच्चे को जन्म देने के लिए लेबर रूम में जाती है तो कोई गारंटी नहीं है जिंदा वापस आएगी। किसी आदमी ने आज तक अपने पूरे जीवन काल में ये रिस्क लिया है जान का? सबसे बड़ा रिस्क दुनिया में अगर कोई ले पाई है तो वो महिला ले पाई है। और हमें मालूम था अगर ये बिजनेस में आ गई, ये सेल्स में आ गई, ये स्टार्टअप्स में आ गई, ये जॉब्स में आ गई तो ये हमें बहुत पीछे छोड़ देंगी। तो आपसे क्या कहा गया? देयर वाज अ गर्ल एंड शी वाज वेरी ब्यूटीफुल। दुख मुझे इस बात का है आप इनके चक्कर में फंस गई, आप भी मेकअप में लगी रही सारा दिन। अब आपसे कहा गया ब्यूटीफुल बनी रहो और घर पे। मैं टिया से बोलता हूं सर अपनी बेटी से, और तमाम जब मैं स्कूल्स में लड़कियों से बात करने का मौका मिलता है तो मैं उनसे बोलता हूं बेटा अगर कोई तुम्हारी ब्यूटी की तारीफ करे ना तो उनसे बोलना एक्सक्यूज मी। जब आपकी कोई ब्यूटी की तारीफ करे शोमा में, मैं एक बात और बता दूं, वो एक्चुअली आपके टैलेंट की बेइज्जती कर रहा है। एक दिन मनीष सर क्या हुआ, मेरे कुछ साथी ना गांव से ही घर पे आ गए, भाटी जी ने चाय बनाकर दी नीतू ने, और चाय की पहली सिप लेकर ही मेरा एक दोस्त है वो बोला भाभी जी कप तो बहुत बढ़िया है, कहां से लिए कप? नीतू बोली क्यों भाई साहब चाय सही नहीं बनी क्या? तो मेरा एकदम दिमाग गया, मैंने कहा मतलब? तो नीतू ने कहा जब कोई चाय पीकर कप की तारीफ कर दे तो समझ लेना वो चाय की बुराई करना चाह रहा है पर कह नहीं पा रहा हो या वो ये कहना चाह रहा है जब लोग आपकी ब्यूटी की तारीफ करें ना तो आपके टैलेंट की बेइज्जती कर रहे हैं। और आपके ब्यूटीफुल होने में आपका कौन सा? किसी ने सर मनीष सर मेरे शुरू में एक बात कही थी, अमर भाई आपकी हाइट बहुत अच्छी है। मैंने कहा मैंने यूपीएससी क्लियर करके करवाई है इतनी हाइट। मैंने कहा यार मेरी यार अप्रिशिएशन करना है तो मेरे कम्युनिकेशन की करो, मेरे कंटेंट की करो, मेरी एनर्जी की करो जिसमें मेरी मेहनत लगी हो। आपकी तारीफ किस बात की चली? आप बड़ी सुंदर हो, तो आपके सुंदर होने में आपका क्या रोल है? या तो माता पिता का रोल है या भगवान का रोल है, और आप उस चीज के लिए खुश होकर घूम रही हो जिसमें आपका कोई रोल ही नहीं है। आप बोला करो एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी,
मेरे टैलेंट की, मेरी स्किल्स की, मेरी नॉलेज की तारीफ करिए, तो ये आपके खिलाफ साजिश है। और लास्ट की 2 साजिश और ले रहा हूं, 2 टैपिंग और ले रहा हूं, लास्ट की 2-3 टैपिंग और हैं सर। स्ट्रेस मैनेजमेंट कॉर्पोरेट में जो सबसे ज्यादा, दीपिका मैम, मनीष सर, आप लोग, हम सब ट्रेनर्स को एक टॉपिक मिलता है, दिव्या मैम, गुरविंदर मैम, पुष्पा मैम, मुबाशिरा मैम, नीला मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये ट्रेनिंग के लिए बहुत जरूरी है, कभी फिर इस पे मौका मिला तो। भावना मैम, ये बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, चलो इस पे भी आऊंगा मैं, टैपिंग एप्रिसिएशन पे आऊंगा। पहले 2 टैपिंग सुन लीजिए। आजकल जहां चाहिए जाइए, स्ट्रेस पे बात चल रही है कि दुनिया तनाव में है, दुनिया तनाव में है। लोग, उसका रीजन बता देता हूं, उसका रीजन समझिएगा, ट्रैपिंग है ये भी। आप मुझे बताइएगा, तमाम साथियों से मेरा सवाल है, सिद्धार्थ जी, पूजा जी, भाविक मैम, भाविक सर, अनिल सर, खुश भाई, पूजा मैम, मोनिका मैम, एक परिवार में 2 लड़के हैं, दोनों युवा हैं। एक हंसता रहता है, खिलखिलाता रहता है, मस्ती करता है, लोगों से हंस खुल के मिलके हंसता मुस्कुराता और मस्ती करता रहता है। एक बड़ा धीर रहता है, गंभीर रहता है, सीरियस टाइप रहता है और कम बोलता है। आपको उस घर में कोई काम पड़ जाए, उनसे प्लॉट लेना हो, उनसे कोई काम करना हो, काम करवाना हो, आप उन दोनों में से रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार किसको मानेंगे? उस हंसने और मस्ती करने वाले को, या उस गंभीर, सीरियस और कम बोलने वाले को? आप दोनों में से किसको मानेंगे मानवी मैम? सेकंड वन, दीपिका मैम, सीरियस वाले को। पायल मैम, आप सुनिएगा, हमने हंसने मुस्कुराने वाले लोगों को लापरवाह, गैर जिम्मेदार और मस्खरा घोषित किया हुआ है। हमने ये ट्रैपिंग करी हुई है, क्योंकि इन्हें मालूम था, मैंने कहा ना, हंसता हुआ। अच्छा, एक बात बताओ, हंसते हुए आदमी का बिजनेस कैसे चलेगा? अच्छा है बुरा, बताइएगा जरा। हंसते हुए आदमी के लोगों से रिलेशंस कैसे होंगे? हंसते हुए आदमी का बिजनेस कैसा होगा? हंसते हुए का मेंटल एटीट्यूड कैसा होगा? हंसते हुए की पब्लिक डीलिंग कैसी होगी? शानदार। और उन्हें मालूम था, अगर इन्होंने हंसते हुए जॉब करी, हंसते हुए बिजनेस किया, हंसते हुए पब्लिक को डील किया, हंसते हुए टीम को डील किया, तो ये लोग कामयाब हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो उन्होंने हमारे दिमाग में घुसा दिया कि हंसते हुए लोग तो अरे फालतू लोग हैं। और मनीष सर, दिवाकर सर, 2 ऐसे लोग बैठे हुए हैं मेरे सामने। मैंने तो ये दंश झेला है। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, तो एक बार मनीष सर, मुझे किसी साहब ने बोला कि यार अमर भाई, आप सेशन में हंसाते बहुत हो, थोड़ा तो सेशन ना, ट्रेनिंग जो सीरियस काम है। मैंने कहा सर एक काम करते हैं। बोले जी क्या? मैंने कहा अगले 1 घंटे में सीरियस होकर ट्रेनिंग लूंगा और आप हंसाते हुए ट्रेनिंग लेके दिखाओ। मैंने कहा साहब, सीरियस होना आपकी मजबूरी है और हंसाना मेरी चॉइस है। मैं जब चाहूंगा मैं सीरियस हो जाऊंगा, पर आप जब चाहेंगे तब हंसा नहीं पाएंगे। मेरा पॉइंट समझिएगा क्या बात है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरा पॉइंट समझिएगा। हमने दिमाग में ये घुसा दिया गया। अब सुनिए, हर आदमी स्ट्रेस में और तनाव में क्यों घूम रहा है? आप ही बताइए। आपका एक ऑफिस है, रूपाली मैम, आपका नीलम मैम, एक ऑफिस है, और आप वहां जाते हैं और 2 एम्प्लॉई हैं आपके। एक हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ दिख रहा है आपको, और एक बड़ा सीरियस सा, गंभीर सा, और ऐसे पकड़ के माथा बैठा हुआ है। दिल पे हाथ रख के बताओ, आपको क्या लगेगा? सुबह से काम में कौन लगा हुआ है? पूरी कंपनी किसने संभाल रखी है? अगर ये ना होता तो धरती इसी के सर पे, सिंग पे टिकी हुई है। अगर ये नहीं होता तो धरती पलट जाती। और हंसते हुए को आप क्या बोलेंगे? काम कर लिया कर, सारा दिन हंसते रहते हो। हमने लोगों को बता दिया, तनाव में रहो, स्ट्रेस में रहो, गंभीर रहो, सीरियस रहो, तुम्हें जिम्मेदार मान लिया जाएगा। तो लोगों ने कहा छोड़ो, काम करने की क्या जरूरत है, सीरियस रहेंगे। अब हर आदमी सीरियस घूम रहा है, हर आदमी तनाव में घूम रहा है, हर आदमी स्ट्रेस में घूम रहा है, क्योंकि उसे पता है हंस गया तो लोग लापरवाह समझ लेंगे, हंस गया तो लोग गैर जिम्मेदार समझ लेंगे, हंस गया तो। आपको मैं गारंटी देता हूं, जब हम अनुपमा मैम घर ऑफिस से वापस घर आ रहे होते हैं ना, तो हम इतने थके नहीं होते, हम इतने थके नहीं होते मनीष सर, जितने हम थके हुए घर पहुंचते हैं। उसका रीजन बताता हूं। अगर मैं एनर्जी में शाम के 7:30-8 बजे एनर्जी में अपने घर में घुसूं, तो घर वाले ही डाउट करेंगे ऑफिस गया था, कहीं और गया था। हमें ये बताने के लिए कि हमें 4 कहानियां सुनानी पड़ती हैं ऑफिस की, जबरदस्ती। सोचा ये था वक्त मिला तो, मुश्किल शेर सुनाता हूं पर ट्रेनर्स कभी कभी मिलते हैं। सोचा ये था वक्त मिला तो टूटी चीजें जोड़ेंगे, अब कोने में ढेर लगा है, सारा कमरा खाली है। और एक वर्ड आएगा आतिशदान, आतिशदान जिसमें हाथ तापते हैं। बैठे बैठे फेंक दिया है आतिशदान में क्या क्या कुछ। मौसम इतना सर्द नहीं था जितनी आग जला ली है। हमारे दिमाग, हमारी जिंदगी में इतने स्ट्रेस और तनाव है नहीं जितनी हमने कहानियां बना रखी हैं।
क्योंकि अगर घर जाके ये कहानी नहीं सुनाई ना, अब तो बॉस से ऐसा हो गया वैसे हो गया, तो घर वाली चाय बना के तोड़ देगी, घर वाली धनिया लेने भेज देगी, तुम तो ठीक ठाक लग रहे हो, जाओ धनिया ले आओ, सब्जी ले आओ। अब इससे अगर हमें ये दिखाना है वो बहुत महत्वपूर्ण हूँ, आज बहुत पहाड़ तोड़ कर आया हूँ, तो बताना पड़ेगा ना स्ट्रेस में हूँ, बताना पड़ेगा ना। मेरा पॉइंट समझिएगा, हंसने को दूभर कर दिया हम लोगों ने, और फिर महिलाएं मोहतरमाएं बैठी हैं। मनीष सर, दिवाकर सर, पिछले कुछ समय में अगर कोई पॉइंट मैंने बनाया है तो सुनिएगा इस पॉइंट को। महिलाओं से खास तौर से हमें क्या ऐतराज होता है, कनिका मैम, तमाम मैं फीमेल्स को प्रणाम करता हूं, आपको सैल्यूट करता हूं, और महिलाओं को क्या हर पति का एक ही शिकायत है कि पत्नी क्या करती है, बोलती बहुत है, कलेश बहुत करती है, झगड़ती बहुत है, स्ट्रेस में बहुत रहती है, मूड स्विंग बहुत होते हैं, सारा दिन कलेश करती है। मेरा उदाहरण सुनिएगा जहां तक मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूं। भाविक सर, दिवाकर सर, हमने बच्चियों को, महिलाओं को, एक लाइन सुनी होगी हमने महिलाओं के बारे में, जरा बताना मुझे जीनल सर, जीनल जी। हंसी तो, शोमा मैम, हंसी तो फंसी। हमने महिलाओं के कैरेक्टर पे ठप्पा मार दिया कि अगर हंसोगी तो तुम्हें कैरेक्टरलेस मान लिया जाएगा, हंसोगी तो तुम्हें बदतमीज बदचलन मान लिया जाएगा। हमने 10 साल की उम्र से अपनी बच्चियों को घरों में सिखाया है कि बेटी, कोई रिश्तेदार आया करे, कहीं पब्लिक प्लेस में जाया करो, कोई दोस्त इकट्ठा हुआ करें, कोई रिश्तेदार घर पे आ जाया करें, तो बेटा हंसना मत, ज्यादा मत हंसना, हंसने से बदतमीज मानी जाओगी, हंसने से कैरेक्टरलेस मानी जाओगी, हंसी तो फंसी। 10 साल की उम्र से अनुपमा मैम बच्ची को ये बता रहे हैं, लड़की को हम ये सिखा रहे हैं, हंसी तो फंसी, हंसने वाली लड़की तो बदतमीज होती है, बच्चलन होती है, कैरेक्टरलेस होती है। 10 साल की उम्र से उसके दिमाग में बैठा ना, हंसना मत, 12 साल की हंसना मत, 15 साल की हंसना मत, 20 साल की हंसना मत, 25 साल की हंसना मत। फिर 25 साल की होके वो हमसे शादी करके घर आई, और अब आप ये सोच रहे हो कि जिसने 25 साल तक नहीं हंसा अब वो मेरे घर आके हंसना शुरू कर दे, बल्कि वो तो अब कसम खा के आएगी कि 25 साल तुमने हमें नहीं हंसने दिया, अब अगले 25 साल तुम्हें नहीं हंसने दूंगी, तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल दूंगी मैं, तुम्हें जिंदगी में हंसने लायक नहीं छोड़ूंगी। अब आप क्या बच्चों के, हमने क्या महिलाओं के दिमाग में बैठा रखा है हंसने के बारे में, और फिर कह रहे हैं कि देखो जी हंसती नहीं है, स्ट्रेस में ज्यादा है, तनाव में ज्यादा है, घर में झगड़ा है। वो ना करें तो करे कौन, क्यों ना करें, मेरा सवाल तो ये है, मेरा सवाल तो ये, क्यों ना करें। हमने तो दिमाग में उनके क्या बैठा रखा है कि हंसना मत, क्योंकि इन्हें मालूम था हंसती हुई महिला परिवार को स्वर्ग बना सकती है, मस्ती हुई महिला परिवार को, घर को स्वर्ग बना देगी, और अगर घर स्वर्ग बन गया तो फिर इन्हें हमारी जरूरत कहां पड़ेगी, ये हमसे कंट्रोल कैसे होंगे, ये हमारे दबाव में कैसे रहेंगे, इन्हें हमारी जरूरत कहां पड़ेगी। मेरा पॉइंट क्या है, वॉट आई एम ट्राइंग टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि आप इन बच्चियों को हंसने तो दो, इनको खुश तो रहे। ये ट्रैपिंग बता रहा हूं मैं आपको, लास्ट ट्रैपिंग है, पॉइंट तो मेरा दूसरा भी था, लेकिन एक लास्ट ट्रैपिंग शेयर करता हूं आपसे। इन्हें मालूम था, दिव्या मैम, लास्ट उदाहरण, मोटिवेशन पे तो नहीं जा रहा, हालांकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, मोटिवेशन के बारे में भी बहुत ट्रैपिंग है। आपने ये डायलॉग सुना है, आपने एक डायलॉग सुना है, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, और 90% ट्रेनर भी बोलते हैं ऐसा, ये भी बता दूं मैं, और कोई गलत भी नहीं है कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। इन्हें मालूम था अगर इंसान मोटिवेटेड रहा तो कामयाब हो जाएगा, जिंदगी में कुछ कर जाएगा। तो इन्होंने बहुत चालाकी से, दिव्या मैम, हमारे दिमाग में 2 डायलॉग बैठा रखे, अरे मोटिवेशन तो टेम्परेरी होता है, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। जब कोई ऐसी बात बोलता है ना कनिका मैम, तो सबसे पहले तो मैं उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करके धन्यवाद करता हूं कि भाई साहब आपका बहुत बहुत एहसान है कि आप रामायण और महाभारत के काल में पैदा नहीं हुए। बोले जी मतलब, मैंने कहा अगर तुम रामायण के समय पैदा हो जाते और जामवंत जी हनुमान जी को मोटिवेट कर रहे थे जिस समय उड़ने के लिए, तो आप तो जामवंत से जाके बोल देते, अरे भाई साहब छोड़ो, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, जिसको उड़ना होगा अपने आप उड़ लेगा। मैंने कहा शुक्र है आप महाभारत काल में पैदा नहीं हुए, नहीं तो इस दुनिया के सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर आज भगवान श्री कृष्ण जब साक्षात भगवान अर्जुन को मोटिवेट कर रहे थे, तो तुम तो भगवान के काम में टांग अड़ा देते। अरे भगवान छोड़ो, क्यों मोटिवेट कर रहे हो, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, जिसको लड़ना होगा अपने आप लड़ लेगा। गौर अच्छा बताइएगा जरा, भगवान राम के सबसे करीब कौन थे, अनन्य भक्त कौन है भगवान के, भगवान राम के सबसे अनन्य भक्त कौन है, अनन्य भक्त भगवान के हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी अनन्य भक्त हनुमान जी। और कृष्ण भगवान के सबसे करीब कौन, कृष्ण के सबसे करीब कौन, युद्ध में महाभारत में सबसे करीब कौन, अर्जुन। मेरा पॉइंट सुनिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूं दिव्या मैम, अर्जुन में, अर्जुन सर,
एक को उड़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ी थी और एक को लड़ने के लिए। जो 24 घंटे दोनों भगवान के पास रह रहे थे ना, जो दोनों 24 घंटे जो सबसे करीब थे भगवान के, उन दोनों को भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ी थी। और हम डायलॉग बाजी कर रहे हैं कि मोटिवेशन से क्या होता है। और ये भी बता दूं, दोनों ही केस में भगवानों ने ये नहीं कहा कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, पर इन्हें मालूम था कि मोटिवेशन से बहुत कुछ हो जाएगा। तो हमारे दिमाग में घोल रखा है मोटिवेशन से क्या होता है। कभी लंबा समय मिला तो मोटिवेशन पे लंबी बात करूंगा। मैं ये कहता हूं, मोटिवेशन जो है ना, एक्चुअली उससे हमारी एक्सपेक्टेशन गलत है, उससे हमारी उम्मीदें गलत है। मैं कहता हूं सर, मोटिवेशन की तरह है। गाड़ी में चाबी का काम क्या है, जरा बताना, गाड़ी में चाबी का काम क्या है राठौर साहब? गाड़ी में सारिका मैम, शोमा जी, भाविक जी, पूजा जी, सिद्धार्थ जी, नौमिया जी, गाड़ी में चाबी का काम क्या है? शुभा जी, इग्निशन स्टार्ट करना। स्टार्ट करने के बाद चाबी का काम क्या है गाड़ी में? तो क्या चाबी निकाल के फेंक दूं? मोटिवेशन चाबी की तरह है। अब गाड़ी स्टार्ट हो गई तो इसके बाद यार इसे पेट्रोल से चलाओ ना, इसको स्टीयरिंग से चलाओ ना, इसको इंजन से चलाओ ना, इसको टायर से चलाओ ना। आप एक बार घर से निकल गए मोटिवेट होकर, अब आप अपने पैशन के दम पर, स्किल्स के दम पर, टैलेंट के दम पर, हार्डवर्क के दम पर, नॉलेज के दम पर कामयाब हो ना। सारी ठेकेदारी मोटिवेशन की है। मैं ये कहता हूं मोटिवेशन तेल की तरह है। तेल की कोई सब्जी बनती है क्या? पर तेल के बिना भी सब्जी नहीं बनती। तो सारे काम मोटिवेशन पे ही करवा के मानेंगे फिर हम? सारा ही ठेका मोटिवेशन को दे दिया, मोटिवेशन ही करेगा जो कुछ करेगा। मोटिवेशन का काम हमें घर से निकालना है। एक उदाहरण देता हूं, ट्रेनर्स के नाते एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। जब मैं कॉलेज और स्कूल्स में जाता हूं, एक आपने कभी नोटिस किया होगा, और चलो छोड़ दो उसको तो कैरन मैम, हम सबने अपनी जिंदगी में 10th और 12th के समय अपने पास में बैठे हुए व्यक्ति से एक लाइन बोली है। मैं चैलेंज दे रहा हूं, 90% ने बोली होगी। 90% भारतीयों ने अपने एग्जाम हॉल में अपने पास वाले से एक लाइन बोली है, नीता मैम, तू बस पहली लाइन बता दे, फिर तो मैं देख लूंगा। सुनिए ना ये लाइन हमने। अच्छा सही बताओ, अगर सामने वाला आपको एक लाइन बता देता था तो दिल पे हाथ रख के बताइएगा, हम फिर 5-6 लाइन का आंसर लिखकर आ जाते थे या नहीं? लिखकर आते थे नहीं? अब मेरा उदाहरण समझिएगा, मैं कह रहा, ये जो मोटिवेशन है ना, ये वही पहली लाइन है। अगर ये पहली लाइन मिल गई ना, तो हजारों बाकी की लाइन तो हमारे अंदर है, पर वो पहली लाइन नहीं मिल रही तो बाकी लाइन बाहर नहीं आ रही। आपने गर्मियों में नोटिस किया होगा, गर्मियों में हैंडपंप जो होते हैं, नल सूख जाते हैं, पानी उतरना बोलते हैं, नल सूख जाना बोलते हैं, पानी बाहर नहीं आ रहा, पानी बाहर नहीं आ रहा। तो क्या उसके अंदर का करोड़ों लीटर पानी कहीं भग गया क्या? पानी तो वही है ना। फिर बताइए हम उसे बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं? दिव्या मैम बहुत बड़ी बात करें, सौम्या मैम आप, वो स्टार्ट ही तो नहीं मिलता, सारा खेल स्टार्ट का ही तो है। फिर हम क्या करते हैं कनिका जी, अगर कोई गांव से रहने वाला हो तो मुझे 2-3 बार पंप चलाते हैं शिल्पा मैम, और ऊपर से क्या करते हैं, बाहर से थोड़ा पानी डालते हैं, 1 लोटा या 1 गिलास। शुभा जी समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये जो मोटिवेशन है ना, ये वही 1 गिलास पानी है। अगर ये बाहर से डल गया ना, तो करोड़ों लीटर पानी तो ऑलरेडी आपके अंदर है, पर ये करोड़ों लीटर पानी बाहर तब तक नहीं आएगा जब तक ये बाहर का 1 गिलास पानी ना मिले। ये जो मोटिवेशन है, ये 1 गिलास पानी है। कामयाबी हमारे अंदर ही है, सब कुछ हमारे अंदर है, पर बाहर तब आएगा जब ये बाहर का 1 लीटर पानी मिल जाए, 1 लोटा पानी मिल जाए। तो मोटिवेशन का तो इतना ही काम है, पर हमारे दिमाग में मोटिवेशन से, लास्ट उदाहरण आज के लिए, लास्ट ट्रैपिंग आज के लिए, बोलने से क्या होता है। ये तो सब बोलने की बातें हैं, आपने ये डायलॉग सुना होगा ना, बोलने दो बता रहा हूं। इनको मालूम था कि एक्चुअली पॉजिटिव बोलने से बहुत कुछ हो जाएगा, पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, माइंडसेट पॉजिटिव होगा, लोगों से अच्छे से मिलेंगे, लोगों से हैपनिंग होकर मिलेंगे, लोगों के साथ खुश रहेंगे, कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमारे दिमाग में क्या बैठा दिया गया, ये तो सब बोलने की बातें हैं। बोलने से क्या होता है, मैं एक सेशन ले रहा था, मैं कह रहा था पॉजिटिव बोलो, पवित्र बोलो, पावरफुल बोलो। एक साहब खड़े हुए और खड़े होकर बोले, अरे सर ये तो सब बोलने की बातें हैं, बोलने से क्या होता है। मैंने कहा और भाई नालायक बदतमीज क्या हाल है तुम्हारे? बोले ये क्या बदतमीजी, आपने ऐसे कैसे बोल दिया? मैंने कहा भाई साहब बोला ही तो है, बोलने से क्या होता है, आप ही कह रहे थे मुझसे। पिछले 6 महीने से जीजा जी के घर नहीं गए। मैंने कहा क्यों? बोले जी उन्होंने ऐसा बोल दिया था। फूफा जी से बोलचाल बंद है। क्यों? बोले जी उन्होंने ऐसा बोल दिया था। हस्बैंड और वाइफ की बोलचाल नहीं चल रही। क्या हुआ? बोले पत्नी ने पति ने ऐसा बोल दिया था। पूरी दुनिया से बोलने के ऊपर मुंह फुलाए घूम रहे हैं हम, और फिर ट्रेनिंग हॉल में, सेमिनार हॉल में बैठ के डायलॉग बाजी कर रहे हैं कि बोलने से क्या होता है। इस दुनिया में जो होता है बोलने से होता है, और इन्हें मालूम था
कि अगर ये पॉजिटिव बोलते रहे, एक और बताता हूं हमें पॉजिटिव बोलने से कैसे रोका गया, वो डायलॉग वो भी बता दूं। अच्छा, इस पे एक लाइन दे दूं पहले आपको राठौर साहब। मैं एक अभी पॉडकास्ट ले रहा था सुरेश मनशरामानी सर के साथ, अभिषेक कर के साथ। उन्होंने एक बड़ी काम की बात, उन्होंने एक लाइन बोली, बोले अभी सर कमेंट आएगा जब आप बोलोगे ऐसा बोलो ऐसा बोलो ऐसा बोलो, तो अभी नीचे एक कमेंट आएंगे कि बोलना बहुत आसान है। मैंने कहा सर फिर मैंने कहा जी जी एक्सक्यूज मी सर क्या बोला आपने? बोले सर कमेंट में ऐसा आएगा बोलना बहुत आसान है। मैंने कहा सर एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट, मेरा भी पॉइंट यही है, बोलना बहुत आसान है। मेरे भाई आसान काम तो कर लो। अगर बोलना बहुत आसान है तो मेरे भाई आसान काम तो कर लो कम से कम। इसमें तो नॉलेज भी नहीं लग रही, इसमें तो आपकी स्किल्स भी नहीं लग रही, टैलेंट भी नहीं लग रहा, एमबीए की डिग्री भी नहीं चाहिए, एमबीबीएस भी नहीं करना पड़ता। बताओ अगर बोलना आसान है तो बोलो ना पॉजिटिव। अब देखिए ट्रैपिंग बताता हूं कैसे हमें रोका गया। इन्हें मालूम था पॉजिटिव बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, शानदार बोलेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। तो हमें अच्छा डायरेक्ट, अच्छा कोई डायरेक्ट थोड़ी आएगा हमारे भाई पॉजिटिव में तो बोलना। हमारे दिमाग में क्या फितूर बैठाया गया, जब तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो जाए ना, कुछ अच्छा हो तो किसी को बताना मत, वरना क्या लग जाएगी, नजर लग जाएगी। अब हम में से कोई किसी से पूछ ले और भाई क्या हाल चाल है, बस यार परेशान है, कट रहा है टाइम, धंधा कैसा चल रहा है, बस यार चल रहा है, बस काट रहे हैं टाइम को। अब मैं आपको सोनिया में लास्ट कंक्लूड करते समय एक बात बता रहा हूं। एक चीज होती है मंत्र, मंत्र की परिभाषा बता रहा हूं अब मैं आपको, समझिएगा। मैं मंत्र की परिभाषा पे कंक्लूड करूंगा। जब मनीष सर, दिवाकर सर, जब कोई हमसे, अनिल सर, खुशबू मैम, जब हमसे कोई, रीमा मैम बोलता है कि मंत्र पढ़ना है, मान लो कोई मंत्र है ओम नमः शिवाय, तो निर्मला जी हमसे कितनी बार मंत्र पढ़ने के लिए बोला जाता है? जब हमें बोला कोई मंत्र बताया जाता है, अनिल सर, अजय सर, अनुपमा जी, आशीष पाल जी, जब कोई मंत्र बोलने के लिए कहा जाता है, भाविक सर, भावना मलिक मैम, चेतना जी, तो कितनी बार के लिए देवना मैम बोलते हैं? धनसेल्वी जी, डिम्पल जी, दिव्या जी, कितनी बार के लिए बोलते हैं? सिमोना मैम 108 बार, 51 बार, डॉली मैम, भावेश सर, दीपिका मैम। मेरे पॉइंट को बड़े गौर से सुनिएगा। क्यों साहब? अगर वो मंत्र है तो वो एक बार में मंत्र क्यों नहीं है? 108 बार ही बोलने पर मंत्र क्यों बनता है? ये पेन है तो ये 108 पेनों के साथ रखा जाएगा तभी पेन कहलाएगा। ये तो अभी भी पेन है ना। ये घड़ी है तो इसे 108 घड़ियों के साथ रखूं तब ये घड़ी कहलाएगी। अब घड़ी नहीं है क्या? मंत्र 108 बार बोलने पर ही मंत्र क्यों बना? मतलब ये है कि कोई भी साधारण शब्द 108 बार या बार बार रिपीट करने पर मंत्र बन जाता है। और मंत्र एक बार बोलने पर कोई मंत्र भी साधारण शब्द है और कोई भी साधारण शब्द भी बार बार रिपीट करने पर मंत्र बन जाता है। और अगर कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द एक बार मंत्र बन गया तो फिर उसे सत्य सिद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। अब इस दुनिया में 90% लोग दुखी और तंग क्यों है सुनिएगा। किसी ने पूछा क्या हाल चाल है, अरे बस बताओ, क्या बताऊं, परेशान हूं, दुखी हूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है यार, धंधा बहुत बुरा चल रहा है। दिन में 10-12 बार बोला, 4-5 दिन में 108 बार हो गया, 108 बार होते ही मंत्र बन गया। अब दुनिया की कोई ताकत उसकी किस्मत खराब होने से नहीं रोक सकती, दुनिया की कोई ताकत उसे दुखी रहने से नहीं रोक सकती, दुनिया की कोई ताकत उसे परेशान रहने से नहीं रोक सकती, क्योंकि उसने अपने सेंटेंस को, अपने वाक्य को मंत्र बना लिया है। और मंत्र एक बार कोई बन गया, मंत्र अभिमंत्रित हो गया, मंत्र सत्य सिद्ध हो गया, अब दुनिया की कोई ताकत उसे सत्य सिद्ध होने से नहीं रोक सकती। इसलिए मैं हाथ जोड़ के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर कुछ ना भी कर पाओ तो सिर्फ अपने शब्दों को पॉजिटिव कर लीजिए, पावरफुल बोलिए। एक उदाहरण नहीं, एक ट्रैपिंग और भी है पर वो लंबी है तो शॉर्ट में बताता हूं। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैपिंग ये भी है कि अंदर से बदलो। आपको बता दूं ये भी दुनिया की बहुत बड़ी ट्रैपिंग है। एक्चुअली ना तो वो ये कैसे ना चाहते थे कि हम बताएंगे नहीं कि तुम्हें बदलना है, और फिर उन्होंने हमें तरीका ऐसा बता दिया जिसे हम कभी। अच्छा एक बात बताइए, जब कोई ये कहता है HB1AC कंट्रोल करना है आपको, गौर करिएगा मेरी बात को, थॉट्स और शब्द, समय नहीं है पर एक लाइन में कंक्लूड कर रहा हूं, कभी मौका मिला तो बोलूंगा। थॉट्स और शब्द समझिएगा। जब हमसे कहा जाता है आपको HB1AC कंट्रोल करना है, तो सच में आपको HB1AC कंट्रोल करना है या मीठा कंट्रोल करना है? दोनों में कंट्रोल क्या करना है, HB1AC या मीठा? कंट्रोल क्या करना है, मीठा। जब कहा जाता है आपका बीपी बहुत हाई हो रहा है, आपको बीपी कंट्रोल करना है, तो एक्चुअली बीपी कंट्रोल करना है या नमक कंट्रोल करना है, कैफीन कंट्रोल करना है, डाइट कंट्रोल करनी है? दरअसल ये जो HB1AC है ना, ये है अंदर से बदलना, अंदर से नहीं। आपको कंट्रोल अपने शब्द करने हैं। आप कार से जा रहे हैं और आपका कोई दोस्त बोलता है, पापा जी बोलते हैं कार मोड़ लो, तो आप क्या करते हैं, नीचे उतर के पहिए टेढ़े करके कार मोड़ लेते हैं? क्या मोड़ते हैं आप लोग?
दीपिका मैम ये कह रहा हूं मैं, माइंड सेट भी शब्दों से बदला जा सकता है। आप हैंडल मोड़ते हैं, स्टीयरिंग मोड़ते हैं। वो जब कोई आपसे बोलता है ना अपने थॉट्स बदलो, एक्चुअली वो कह रहा है कार मोड़ो। पर आपके हाथ में कार नहीं है, हमारे हाथ में स्टीयरिंग है, हमारे हाथ में शब्द हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि अपने थॉट्स कंट्रोल कर लो, थॉट्स दिमाग बाहर मत आने दो, थॉट्स मत आने दो दिमाग में, रोक लेंगे क्या आप? लेकिन अगर मैं कहूं अपने शब्द कंट्रोल कर लो, नेगेटिव शब्द बाहर मत आने लो, हमारे हाथ में शब्द हैं। ये भी दुनिया की एक बहुत बड़ी अप्रिशिएट वो है। और एक भावना मलिक मैम ने कहा था, लास्ट वो बता दूं, लास्ट ट्रैपिंग है अप्रिशिएशन। आपने देखा है ना, हम किसी को अप्रिशिएट करते और ना हम अप्रिशिएट होते। कारण बता दूं, क्योंकि हमारे दिमाग में एक ट्रैपिंग बैठाई गई है, जब कोई तुम्हें अप्रिशिएट करे, कोई तारीफ करे ना, तो इसका मतलब वो चापलूसी कर रहा है, तुमसे कोई काम निकालना चाह रहा है, तुमसे कोई मतलब निकालना चाह रहा है। मेरे एक दोस्त ने, मनीष सर, मैं बोल रहा था कि यार तुम बहुत अच्छे हो, ऐसा करके एक दो बार तारीफ कर दी, तो वो मुझसे बोले, दीपिका मैम, अरे यार हमारा भाई आप तो अच्छा, मुझ पे तो दो आरोप बहुत रहे हैं, एक आरोप वो हंसने वाला और दूसरा तारीफ करने वाला, कि अमर भाई आप तो सबकी तारीफ करते हो, आप तो बहुत तारीफ करते हो। तो मैंने एक दोस्त की तारीफ कर दी, बोले यार अमर भाई आप तो वैसी तारीफ कर रहे हो, झूठी तारीफ कर रहे हो। मैंने कहा यार बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, फिर मैं तेरी बात मान लूंगा। बोले क्या? मैंने कहा तुम मोदी जी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। बोले मतलब? मैंने कहा तुम अंबानी हो। बोले मतलब? मैंने कहा तुम मोदी हो कि मैं तुम्हारी झूठी तारीफ करूंगा और तुम मुझे राज्यसभा भेज दोगे, या तुम अंबानी हो कि मुझे 2-4 करोड़ का, 50-60 करोड़ का कोई बिजनेस मेरे नाम कर दोगे। मैंने कहा मुझे एक रीजन दो कि मैं तुम्हारी झूठी तारीफ क्यों करूंगा, और मैं भी मान लूंगा कि मैं तुम्हारी झूठी तारीफ कर रहा हूं। एक्चुअली हमें नेगेटिविटी पर और झूठ पर इतना यकीन है और तारीफ पर डाउट है। अभी आपसे अभी कोई कह देना आई हेट यू, आप दोबारा नहीं कहोगे, सिद्ध करके बता, सबूत दे, देख ले, मुंह पे आ गई ना, दिल की बात मुंह पे आ गई ना, दिल की बात मुंह पे। और कोई बोल दे आई लव यू, सिद्ध करके बताओ कितना प्यार करते हो। हमें आई लव यू पे डाउट है, आई हेट यू पे डाउट ही नहीं है। हमारे दिमाग में बैठा दिया गया कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है, इसलिए ना हम तारीफ सुनते ना तारीफ। और मैं, हम सब पेरेंटिंग कोच है तो एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हम पेरेंट्स को सिखाते होंगे, बच्चों को रेज किया जाता है, रेज माने पालना पोसना, और इंग्लिश में एक वर्ड है प्रेज, 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 पी मतलब पेरेंट्स, रेज। मैं कहता हूं हमारे पर पेरेंट्स को क्यों नहीं तारीफ करने देते हम? तारीफ करने से बच्चे बिगड़ जाएंगे। अच्छा, मैंने कहा बच्चे से ये कहने से तू किसी लायक नहीं है, इसका जिंदगी भर के लिए कॉन्फिडेंस घर में चला जाएगा, ये तुम्हें समझ में नहीं आई आज तक। बच्चे से ये कहने से कि तुम तो बेकार हो, फलाने के लड़के को देख, तुलना करने से इनका कॉन्फिडेंस, इनका सेल्फ स्टीम, इनकी जिंदगी भर की होप उम्मीद खत्म हो जाएगी, ये आज तक समझ में नहीं आई। और तुम्हें ये बहुत जल्दी समझ में आ गया कि तारीफ करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। मैंने कहा वाह गुरुदेव, वाह, बहुत अच्छी लर्निंग लेके आए हो। एक्चुअली अप्रिशिएट करने में थोड़े एफर्ट लगाने पड़ते हैं, अपने दिल को बेहतर करना पड़ता है, दिल को अच्छा करना पड़ता है। मैं आपको वैसे बता दूं, ईर्ष्या का एंटीडोट है अप्रिशिएशन। अगर आपको बचना है ना, किसी से ईर्ष्या ना करनी पड़े, तो आप उसकी तारीफ करने लगना, जिंदगी भर आपको मैं अप्रिशिएशन के बारे में तो जिनल जी एक लाइन बोलता हूं कि ये जो हमारा अप्रिशिएशन का पोस्ट पेड कनेक्शन है, इसे प्रीपेड कर लीजिए। हमारे दिमाग में क्या बैठा दिया गया, अरे सर तभी तो तारीफ करेंगे जब कोई अच्छा काम करेगा, जब कोई परफॉर्म करेगा, जब कोई रिजल्ट ला के देगा। मैंने कहा सर जब वो रिजल्ट लेके आ जाएगा तो उसे आपकी तारीफ की जरूरत क्या पड़ेगी, जरा बताना। और रिजल्ट के बाद तारीफ करना फैंस का काम है, लीडर का काम नहीं है, कोच का काम नहीं है। अगर विराट कोहली ने 100 रन बना ही दिए तो उसके बाद लीडर जो है कोच ताली बजा रहा है, अरे कोच तो छोड़ो, मैं भी बजा रहा हूं, 1 करोड़ लोग और भी बजा रहे हैं। एप्रिसिएशन जो है वो पेट्रोल की तरह है। अब हम पता है सामने वाले से क्या कह रहे हैं कि तुम अपनी लुधियाना से कार लेकर दिल्ली आ जाओ, फिर हम तुम्हें पेट्रोल दे देंगे। वो कहता है सर जब मैं लुधियाना से दिल्ली आ ही जाऊंगा कार लेकर, तो आपके पेट्रोल को छिड़क के आग लगा के मरूंगा, करूंगा क्या आपके पेट्रोल का मैं? तारीफ चाहिए शुरुआत के लिए, तारीफ चाहिए स्टार्ट करने के लिए, तारीफ चाहिए हौसले के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए। तो मैं ये भी उम्मीद करता हूं, ये विषय टाइपिंग बता रहा था मैं तो। खैर, मैं आदरणीय मनीष सर, आदरणीय दिवाकर सर, रीमा मैम, खुशबू मैम और तमाम साथियों का जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, जिन्होंने सुना, एक बार बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया, ये अवसर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। इतने तमाम बातों के बावजूद हमारी जिंदगी में बदलाव कौन लाएगा? हर राहत चिंदौरी साहब का शेर मेरे बहुत दिल के करीब, कि ना हम सफर ना किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है सर,
क्या बात है, शानदार सेशन सर, मजा ही आ गया। जय हो मैम, बहुत बहुत आपके धन्यवाद। आपके सेशन के सर बीच में ही मैंने कुछ लाइंस लिखी जो मुझे लगता है कि आपने बहुत ही सरलता से हम सबके सामने पेश की हैं। जाल को जाल मत समझ, जाल को जाल मत समझ। जाल मत समझ, उसे अपनी उड़ान की शुरुआत बना। डर को डर मत समझ, डर को डर मत समझ, उसे अपनी गर्जना का जवाब बना। जवाब बनाया है। तू उठ, तू उठ, तू चल, तू बोल, क्योंकि तू जैसा है वैसा कोई नहीं। और तेरा समय अब आया है, तेरा समय अब आया अब है, आया है। क्योंकि तू जाल में जकड़ा नहीं, तू जाल मिटाने आया है, और तू जाल मिटाने आया है। और सर क्या बात है रीमा मैम। आप दिल से आप आप, यहाँ दिल से पर आप, इस दिल से सेशन आप। में हम सबको भी जाल जाल से छुटकारा दिलवाने के लिए यहाँ पर आए। आपकी जितनी मैं धन्यवाद कर दूं, जितना शुक्रिया कर दूं, मुझे लगता है दीप कम्युनिटी और दीप पेरेंटिंग के जितने भी कोचेस हैं और हमारे समक्ष आए हुए जितने भी यहाँ पर सुनने वाले श्रोता हैं, वो जितना आपका धन्यवाद करें वो कम है। क्यों? क्योंकि आप प्रेरणा स्रोत तो हैं ही, संवेदनशील विषयों को कितनी सरलता से पेश करते हैं, ह्यूमरस वे में आप टॉपिक हमारे सामने लेकर आए, और अपनी समझ को संयम के संगम में जोतने की जो कला आपके अंदर है, मुझे लगता है वो किसी के अंदर नहीं है। क्या बात। और हम धन्य हो गए कि आप हमारे समक्ष आए हैं। आप नव चेतना के निर्माता हैं और यहाँ पर हम आपका हमेशा स्वागत करते रहेंगे, और आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक मैं अपने श्रोताओं के लिए एक और चीज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, वो है सर की बुक बॉर्न अगेन। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। और अगेन। जी 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 जी, बॉर्न अगेन। और जितनी आप इसको अगर पढ़ते हैं, सर की बुक पढ़ते हैं, बॉर्न अगेन, क्योंकि जीने का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं। शानदार बुक, शानदार बुक। और आप सर से ऑर्डर भी कर सकते हैं। सर के इतने कोर्सेज, बेहतरीन कोर्सेज हैं, मल्टीफ्लाई, बोल इंडिया, बोल पब्लिक स्पीकिंग के। और कहीं ना कहीं फोन स्क्रॉल करते हुए पॉडकास्ट में सर आपको दिखते रहेंगे, और महिलाओं के ऊपर नव चेतना का संचार करते हुए और युवा शक्ति को प्रेरित करते हुए आपको दिखेंगे। इसलिए सर से जुड़ना मेरा सौभाग्य है और मुझे ये मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सर का। रीमा मैम, मैं भी स्पेशली, देखिए मनीष सर मेरे लिए भी इज लाइक मेंटोर। मनीष सर का मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता है। आदरणीय दिवाकर सर, जिनका आशीर्वाद मुझे बहुत है। और मैं तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू मैम, सभी थैंक श्रोताओं को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू अमर सर, सर बहुत नो वर्ड्स आपका आभार देने के लिए, बट आपको मैसेजेस ने बता दिया होगा आज सब हाउ आपका मच प्रेम है वैल्यू सर, यू सब डिलीवर। आपका स्नेह और मार्गदर्शन है। थैंक यू सर, ये सर आपका थैंक बड़प्पन है, आपकी हम्बलनेस है, बट ये आज बहुत बहुत ज्यादा वाला, यू यू डिजर्व अपलॉड, बहुत ज्यादा वाला, एम्पल। आई थिंक ये सबके हाथ थक जाएंगे जितना आज आपके आपने क्लैरिटी दी है। आपके शब्द ही बहुत अपलॉड है सर मेरे लिए तो। और तमाम साथियों का भी बहुत बहुत आभार है सर, दिल से आभार है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। When did you join? डन सर। सर मैं लीव। Thank you. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। कुछ भाई थैंक यू, पायल मैम थैंक यू सो मच। तमाम साथियों का मैं भी जितने लोगों को धन्यवाद दे सकता हूँ एक बार फिर दे देता हूँ। खुशबू मैम, अनीता जी, अनिल शर्मा जी, आशीष पाल जी, अनुपमा जी, चेतना जी, देवना जी, धना सेल्वी जी, दिव्या जी, डॉली शर्मा जी, भावेश मानिक साहब, डॉक्टर दीपिका चावला जी, डॉक्टर मोनालिसा जी, डॉक्टर दत्ता रॉय जी, डॉक्टर शिल्पी जी, सुमित जी, बंसल साहब, डॉक्टर योगिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एकता जी, फैजा जी, फरीदा जी, मेरा भाई आभार व्यक्त करने का मौका जितना मिल जाए उतना कम। फराना जी, गीता जी, गुरविंदर कौर जी, हनी जी, जागृति मैम, मोहम्मद साहब, कनिका छावड़ा जी, कशिश शर्मा जी, केपी द पेरेंटिंग कोच जी, लक्ष्मी जी, ममता जी, मनबीर जी, मनदीप कौर जी, मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मानवी जी, मनिंदर जी, मीना जी, मेघा जी, मोनालिसा जी, मोनिका जी, वाशरा मैम, नदीम शेख साहब, नीलम जी, नफीसा जी, बहुत यू पीपल वर ऑसम। मतलब एज एन ऑडियंस आई मस्ट से नीता जी, निधि जी, नीता पी जी, निशा ठाकुर जी, ओमाना जी, आई एम सॉरी इफ आई कुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश।
सो फॉर दैट ओमाना जी, परम चीमा जी, पायल सुल्तानिया जी, पूजा शुक्ला जी, पूजा जी, प्रीतम जी, पुष्पा जी, रामेंद्र सेंगर जी, रतीश शर्मा जी, रीमा थिंड मैम, रेखा जी, रुचि अग्रवाल जी, मैं तमाम साथियों का, रूपाली जी, सरिका जी, सीमा जी, सारिका जी, शकरा मसरूर जी, शीतल राठी जी, शशि जी, सिमोना जी, शोमा जी, सोनम जी, रघुवंशी जी, सोनिया जी, मैं इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि सुनने वाला मेरी नजर में बहुत बड़ा होता है। सुप्रिया जी, सुप्रीत कौर जी, स्वाति जी, वंदना जी, विनीता जी, कुश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच जी।